हाँ जी बच्चे, कैसे हो? पढ़ाई कर रहे हो? ठीक हो सब? तो अभी जैसे कि आप लोगों के एग्ज़ाम्स आने वाले हैं, मैक्सिमम 15 दिन रह गए हैं आपकी रिवीजन के लिए। तो हम सीबीएसई और पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड के लिए अभी सारी फिज़िक्स को रिवाइज़ कर रहे हैं। तो मैंने लास्ट 2 लेक्चर्स, एक ऑल्टरनेटिंग करंट का पूरा चैप्टर हमने डिस्कस किया था, उसके बाद हमने इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस किया। तो आई होप आप इन वीडियोस को अच्छे से देख रहे हो। फिर मेरे पास मैंने ना डिस्क्रिप्शन में नोट्स भी शेयर करे हैं, लेक्चर के नोट्स। उसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी हम लिख रहे हैं साथ साथ। तो आप डेली का एक चैप्टर अच्छे से प्रिपेयर करो। अभी ये टाइम बहुत प्रेशियस है। अगर ये टाइम एक बार निकल गया, फिर देखो एग्ज़ाम से पहले तो 2 या 3 दिन मिलेंगे मैक्सिमम। तो उसमें आप सारी फिज़िक्स को रिवाइज़ करोगे। देखिए, जो आपके छोटे क्वेश्चन होते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, उसके लिए एक बार चैप्टर को समझना ज़रूरी होता है। वो क्वेश्चंस कहीं पर ऐसा नहीं है कि आपको बना के दे दिए जाएँ और आप याद कर लो। वो आपकी अंडरस्टैंडिंग से होते हैं क्वेश्चंस। तो अंडरस्टैंडिंग तो तभी डेवलप होगी ना, अगर आप लेक्चर सुनोगे अच्छे से। तो आई होप आपने पूरा साल अच्छे से प्रिपेयर करा है, मेहनत करी है। तो जो छोटे क्वेश्चंस हैं, शॉर्ट आंसर टाइप, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हैं, वो तो आपकी नॉलेज बेस से होंगे, ठीक है। जो डेरिवेशंस हैं, 2 मार्क क्वेश्चंस हैं, 3 मार्क क्वेश्चंस हैं और 5 मार्क क्वेश्चंस हैं। तो वो जो हैं उसके लिए हम अभी ये लेक्चर्स कर रहे हैं, और मैं इस लेक्चर में डिटेल में बात करूँगा इन सारे लेक्चर्स में। है तो ये क्विक रिविज़न लेक्चर्स हैं, नोट्स से हम कर रहे हैं, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूँगा कि हर एक टॉपिक आप बहुत डिटेल में समझ पाओ। जितना भी एग्ज़ाम्स के लिए ज़रूरी है, कम से कम उतनी चीज़ें तो अच्छे से समझ पाओ, ठीक है। तो आज हम ना एटम्स का चैप्टर करेंगे। ये हमारा, अगर यूनिट वाइज बात करें तो पीएससीबी के सिलेबस में यूनिट नंबर 8 है, सीबीएसई में भी यूनिट नंबर 8 है। और अगर हम एनसीईआरटी चैप्टर की बात करें तो ये चैप्टर नंबर 12 है। तो अभी न्यूक्लियाई वाला पार्ट सेकंड वीडियो में बनाऊंगा, आज हम सिर्फ एटम्स करेंगे। तो आज इस वीडियो को पूरा देखिए सबसे पहले। फिर जो क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट बताऊंगा आपको, उनको एक बार नोट से आप याद कर लो। नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे, मैं डाल दूंगा। उसके बाद आप जो मेन डेरिवेशंस हैं, जैसे मैं अभी बताता हूँ आपको। एटम्स में ना बोहर मॉडल ऑफ एटम बहुत इंपॉर्टेंट है। हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रा ड्रॉ करना बहुत इंपॉर्टेंट है। वहाँ एक फॉर्मूला होता है स्पेक्ट्रल सीरीज़ का, वहाँ से फिर आप लेमन, बाल्मर, पाशन, ब्रैकेट, फंड, ये जो सीरीज़ हैं, कौन सी सीरीज़ कब बनेगी और कौन सी सीरीज़ कौन से रीजन में आती है, इंफ्रारेड में कौन सी आती है, विजिबल में कौन सी आती है, फार इंफ्रारेड में कौन सी आती है, ये सारे टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एन एटम जो है हमारा, उसमें जो थोड़ा सा हमारा इंट्रोडक्शन टाइप है, लेकिन उसमें एक आता है डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, ये सीबीएसई वालों के लिए है। लेकिन जो पीएससीबी के बच्चे हैं उनके लिए रदरफोर्ड मॉडल के जो अजम्पशंस हैं, जो पोस्टुलेट्स हैं, वो पूछे जाते हैं। बोहर मॉडल के भी पोस्टुलेट्स पूछे जाते हैं, और फिर बोहर मॉडल की हेल्प से डेरिवेशन आती है डायरेक्ट, कि बोहर मॉडल की हेल्प से हाइड्रोजन एटम में इलेक्ट्रॉन की एनर्जी का फॉर्मूला ड्राइव करो, कि जिसमें हम वो आता है ना -13.6 डिवाइड बाई n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये हाइड्रोजन एटम की एनर्जी होती है। तो इलेक्ट्रॉन जब हायर ऑर्बिट्स में जाता है तो एनर्जी कैसे चेंज होती है, वो उस फॉर्मूले को ड्राइव करना बहुत इंपॉर्टेंट है, जो इसमें पूछा जाएगा इस चैप्टर में। तो अभी हम पहले देख लेते हैं वेटेज क्या है। जो हमारा पीएससीबी की बात करें तो क्वेश्चन पेपर स्ट्रक्चर में यहाँ पर क्लियरली मेंशन्ड है कि आपको एटम्स एंड न्यूक्लियाई में से 1 मार्क के 2 क्वेश्चंस आएंगे, जो नॉलेज बेस होंगे। इस लेक्चर को पूरा सुनोगे ना तो उतनी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाएगी कि आप ये क्वेश्चन कर पाओ। फिर उसके बाद 2 मार्क क्वेश्चन आएगा, एक आएगा इसमें, जिसमें मुझे लगता है कि आपको रदरफोर्ड मॉडल के बारे में थोड़ा पोस्टुलेट्स टाइप, या आपको बोहर मॉडल के बारे में। बोहर मॉडल वैसे 3 मार्क्स में आएगा, क्योंकि ये 3 नंबर का भी है ना क्वेश्चन, तो उसमें बहुत चांसेस होते हैं हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा या बोहर मॉडल, ये दोनों रिलेटेड हैं, तो बहुत चांसेस होते हैं कि ये वाला क्वेश्चन आ जाए। लेकिन जो हमारा फर्स्ट वाला पार्ट है, 2 मार्क क्वेश्चन है, उसमें रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एन एटम आ सकता है, और अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट के ऊपर भी क्वेश्चन बन के आ सकता है, ठीक है। तो वो ये है, टोटल 7 मार्क्स का पेपर इसमें से आएगा। सीबीएसई के बच्चों के लिए जो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है वो यहाँ पे 12 मार्क्स लिखा हुआ है, लेकिन ये दोनों चैप्टर्स की हमें इकट्ठी गिवन होती है। सो ड्यूल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर, इसके बारे में भी वीडियो में डाल दूंगा आने वाले टाइम में। लेकिन एटम्स एंड न्यूक्लियाई में से, अब जैसे 12 नंबर है ना, तो 12 में से 4 या 5 का जो है वो ड्यूल नेचर और रेडिएशन ऑफ मैटर में से आता है, और 7 नंबर का पेपर या 8 का भी आ सकता है, वो एटम्स एंड न्यूक्लियाई में से आएगा। उसमें से एटम्स का जो पार्ट है, उसमें से आपको यहाँ पे क्वेश्चन आएगा, आपको 4 नंबर का पेपर आ सकता है। यहाँ पर भी ये आप नोट करेंगे कि ये जो 7 मार्क्स मैंने बताए ना, ये पूरे एटम्स एंड न्यूक्लियाई में से हैं, ठीक है, पूरे यूनिट में से। तो अभी जैसे मैं कह रहा हूँ कि 3 मार्क्स में बोहर मॉडल की बहुत प्रोबेबिलिटी है। ऐसे ही न्यूक्लियाई वाला जब मैं लेक्चर अपलोड करूँगा, वहाँ पर कौन से क्वेश्चंस के आने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है, जैसे बाइंडिंग एनर्जी का बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वहाँ पर बताऊँगा। अभी इस वीडियो को हम फटाफट डिटेल में स्टडी करते हैं, सारे टॉपिक्स को एक बार देख लेते हैं, कैसे कैसे प्रिपेयर करना है मैं डिटेल में समझाऊंगा। और ये चैप्टर छोटा है, ये 1 घंटे में हमारा कंप्लीट हो जाएगा। चलिए तो स्टार्ट करते हैं हमारा।
आज का लेक्चर। तो सबसे पहले एटम की बात करते हैं। व्हाट इज़ एटम? तो आपको पता है ना कि हमारे अराउंड जितना भी मैटर है वो सारा एटम्स का बना हुआ है। तो पहले इसको बिल्डिंग ब्लॉक भी बोला जाता है मैटर का। तो हमारे पास एटम एक ना बेसिक यूनिट माना जाता है मैटर का। वैसे बाद में पता चला, पहले बेसिक माना जाता था बिल्डिंग ब्लॉक, कि इसके नीचे हम डिवाइड नहीं कर सकते मैटर को। बट बाद में जैसे जैसे हम हाई एनर्जी एक्सपेरिमेंट्स करते रहे, हमें पता चला कि एटम्स के अंदर भी न्यूक्लियस होता है और न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन्स घूमते हैं। वही हमने ये सारा पढ़ना है। स्ट्रक्चर ऑफ एटम ही आज के इस चैप्टर में हमने पढ़नी है। तो एटम जो है पहले बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक माना जाता था। तो इस पूरे चैप्टर में बोहर मॉडल जो है वो एक्सप्लेन करेगा कि एटम से जो हमें चीज़ें पता चल रही हैं, फिजिकली हम जो एक्सपेरिमेंटल चीज़ें देख रहे हैं उसकी थियोरी डेवलप करेंगे हम इसमें। ठीक है, तो इसमें सिर्फ ये सिंपल सा आप पढ़ लेना कि भाई ये बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है मैटर का। और इसमें ऐसा होता है कि एक न्यूक्लियस होता है और उसके अराउंड इलेक्ट्रॉन्स का क्लाउड होता है। तो इलेक्ट्रॉन्स के आपको पता है ड्यूल नेचर में आपने पढ़ा, इलेक्ट्रॉन्स कैन एग्जिस्ट एज ए पार्टिकल एंड वेव्स। तो वहाँ डी ब्रोगली वेवलेंथ का भी चक्कर है। ठीक है, सबसे पहले जो मॉडल था थॉमसन मॉडल ऑफ एटम। अब ये डायरेक्टली सिलेबस में नहीं है आपके, बट आपको केमिस्ट्री में भी आपने पढ़ा होगा। इसको प्लम पुडिंग मॉडल भी बोलते हैं। तो इसमें ये माना जाता था कि जो हमारा एटम है ना वो इस तरह का स्फेरिकल शेप का, जैसे आपके सामने बना हुआ है, इस तरह का स्फेरिकल शेप का होगा और उसके अंदर नेगेटिव चार्ज है ना वो ऐसे इलेक्ट्रॉन्स की फॉर्म में डिस्ट्रीब्यूटेड है। और ये वाला सारा पॉजिटिव चार्ज वो यहाँ साइडों पे जो खाली जगह बच रही है वो सारा पॉजिटिव चार्ज है। जैसे हमारे पास तरबूज होता है ना, रेड वाला पार्ट उसने बोल दिया पॉजिटिव चार्ज है, और वो जो ब्लैक कलर के सीड्स होते हैं उनको इलेक्ट्रॉन्स माना गया। तो उसने ये माना था, थॉमसन ने माना था, ये एक्सप्लेन किया था, थ्योरी दी थी कि भाई एटम में जो पॉजिटिव चार्ज है वो सारा पॉजिटिव का सारा चार्ज पूरे एटम के वॉल्यूम के अंदर डिस्ट्रीब्यूट होता है। मतलब अगर ये तुम्हारा एटम है ना तो पॉजिटिव हर जगह होगा, उसमें कहीं कहीं फिर नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे। ये मैं जो रेड रेड बना रहा हूँ ये सब पॉजिटिव चार्ज है, लेट अस सपोज। तो अगर हम एक डायग्राम जैसे यहाँ पे बना हुआ है, तो यहाँ पर ये पूरा ब्लैक कर दिया मैंने, ये सारा पॉजिटिव चार्ज है, हर जगह डिस्ट्रीब्यूटेड है। और इसमें ये ब्लैक ब्लैक सीड्स जो हैं वो हमारे इलेक्ट्रॉन्स हैं। बट उसने ये भी बताया था कि इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है और स्टेबल होता है। तो यहाँ पर ये लाइंस लिखी हुई हैं, इसको एक ही बार रीड करना है, रट्टा नहीं मारना। फेलियर ऑफ थॉमसन मॉडल। अब थॉमसन मॉडल में कुछ प्रॉब्लम्स थी, जो कुछ लिमिटेशंस थे, वो फिर रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट से पता चलता है। रदरफोर्ड अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट ना 3, 4, 5 साल चला, ये 2006 से लेकर 13 तक 7 साल हो जाते हैं। तो इसमें जीजर और मार्डसन ये 2 बंदे थे, ये रदरफोर्ड के ही असिस्टेंट थे दोनों। इन्होंने इतने साल लगा के स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट्स को स्टडी किया। सिर्फ गोल्ड फॉयल नहीं था, बहुत अलग अलग तरह के फॉयल्स लिए थे, जिसमें गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट बोलते हैं ना इसको। तो वो हम अभी बात करेंगे। पहले फेलियर समझो कि भाई थॉमसन मॉडल क्यों नहीं कामयाब हुआ। ठीक है, तो एक तो ये था कि भाई जब अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट किया गया तो उसके बाद कहीं है ना फेलियर, तो क्योंकि एक्सपेरिमेंट जब हम करते हैं तो फिर हमारा मॉडल फेल हो जाता है, फिर हम नया मॉडल बनाते हैं। तो ये देखा गया कि जब अल्फा पार्टिकल एक्सपेरिमेंट करा तो इट कुड नॉट एक्सप्लेन द स्कैटरिंग ऑफ अल्फा पार्टिकल बाय लार्ज एंगल व्हेन दे आर इंसिडेंट ऑन एटम्स इन रदरफोर्ड अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। तो ये अभी हम पढ़ेंगे कि कैसे इस मॉडल ने स्कैटरिंग को एक्सप्लेन नहीं करा। किसकी स्कैटरिंग क्या होती है? बिखरना। तो जैसे मान लो यहाँ पर ये एक न्यूक्लियस है और इधर से एक अल्फा पार्टिकल आया, वो टकराने के बाद वापस चला जाता था, तो इतना बैक स्कैटर्ड बोलते हैं इसको। आया, टकरा के वापस चला गया, मतलब यहाँ पर इतनी ज़्यादा फोर्स लगी इस पॉइंट पर आके कि वो बैक स्कैटर हो गया। तो वो बड़े हैरान थे कि भाई ऐसा क्यों हो रहा है, ये एक्सप्लेन नहीं हो पा रहा था, क्योंकि जो हमारा पॉजिटिव चार्ज है वो तो पूरा एटम के अंदर डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो हर जगह से रिपल्शन होनी चाहिए। तो कुछ पार्टिकल्स ही थे जो बैक स्कैटर कर रहे थे, सारे नहीं कर रहे थे। अभी हम डिटेल में समझेंगे। तो ये एक लिमिटेशन है थॉमसन का। दूसरा है इट कुड नॉट एक्सप्लेन द ओरिजिन ऑफ स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो इस चैप्टर में हम हाइड्रोजन एटम का स्पेक्ट्रम भी पढ़ेंगे, वो भी देख लेंगे। अभी हम मेन टॉपिक पे आते हैं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। नोट कर लो कि ये एग्ज़ाम में हमें करके जाना है। ठीक है, चलो इस एक्सपेरिमेंट का पहले सेटअप डिस्कस करेंगे। मैं पहले रीड करूँगा आप लोगों के लिए, ताकि आप एक बार पढ़ लें, उसके बाद फिर मैं डायग्राम से बता देता हूँ। तो जो सेटअप है इसके अंदर इट वाज कंसिस्ट ऑफ ए रेडियो एक्टिव सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल्स लाइक बिस्मथ 21483 इनक्लोज इन ए थिक लेड ब्लॉक प्रोवाइडेड विद नैरो ओपनिंग। तो एक लंबी चौड़ी लाइन है। ठीक है, तो इसमें क्या क्या है देखो। एक तो आपने बोलना है कि एक रेडियो एक्टिव सोर्स है अल्फा पार्टिकल का, एग्जाम्पल याद रहेगी तो लिख लेना, नहीं तो छोड़ देना। फिर इसको उसने लेड ब्लॉक के अंदर, इट इज़ इनक्लोज्ड इन ए थिक
लेड ब्लॉक। तो लेड क्या होता है? लेड एक मटेरियल है, वो एक ऐसा मटेरियल है कि उसके अंदर अगर हम सोर्स रख देंगे तो वो अल्फा पार्टिकल्स बाहर ही नहीं आ पाएंगे। लेकिन हमने वहाँ एक नैरो ओपनिंग रखी है, लिखा है ना प्रोवाइडेड विद नैरो ओपनिंग, मतलब उसमें एक होल है। तो लेड का ब्लॉक है, उसके अंदर एक होल है जहाँ से अल्फा पार्टिकल्स बाहर निकल रहे हैं और किसी डायरेक्शन में नहीं जाएंगे, सिर्फ उस होल से ही बाहर निकलेंगे। तो ये लेड ब्लॉक का यहाँ पर यूज़ है। अल्फा पार्टिकल्स फ्रॉम दिस सोर्स आर कोलिमेटेड। कोलिमेटेड होता है एक लाइन में लगा दो सारे अल्फा पार्टिकल्स को सीधे, मतलब इधर उधर नहीं भागेंगे, दे आर कोलिमेटेड। अभी बताता हूँ वो कोलिमेट कैसे करें, यूजिंग ए नैरो स्लिट। अब ये स्लिट भी लेड की बनी होती है ताकि जो साइडों वाले अल्फा पार्टिकल अगर कुछ हैं तो वहीं रह जाएं, सिर्फ एक बीम की फॉर्म में अल्फा पार्टिकल्स निकले। दिस बीम इज इंसिडेंट ऑन ए थिन गोल्ड फॉयल। गोल्ड फॉयल, फॉयल पता है आपको क्या होता है? एल्यूमिनियम फॉयल आप डेली यूज़ करते हो खाना रैप करने के लिए, और वो जो टिश्यू पेपर होता है जिससे आप हाथ पोंछते हो अपने कुछ खाने के बाद, वो उसको फॉयल बोलते हैं, जिसकी थिकनेस बहुत कम हो। तो इतनी कम थिकनेस का एक गोल्ड फॉयल। अब यहाँ पे गोल्ड लिखा है, बट मैं एक्चुअल में बताऊँ, अगर आप सच्ची में एक्सपेरिमेंट पढ़ो, उनका एक रिसर्च पेपर है, तो आप देखोगे कि उसमें सिर्फ एक फॉयल नहीं है गोल्ड, उसमें कितने मटेरियल उन्होंने यूज़ करे हैं डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स करने के लिए। लेकिन हमारा गोल्ड जो है ना वो पॉपुलर हो जाता है, तो इसलिए यहाँ पर गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट भी बोला जाता है। तो बहुत पतला सा, इतना जैसे कागज़ का टुकड़ा होता है, कागज़ कितना पतला होता है नैपकिन, उसके जितनी थिकनेस है। वो कितनी कम थिकनेस है, 2.1 10⁻⁻⁷। ये माइनस मतलब भूल जाना, -7 मीटर, मतलब बहुत कम थिकनेस है। तो वो हमने आगे लगा दिया, ऐसे गोल्ड फॉयल लगा दिया, यहाँ अल्फा पार्टिकल का सोर्स है, तो ऐसे यहाँ अल्फा पार्टिकल का सोर्स है, तो ऐसे अल्फा पार्टिकल्स आ रहे हैं। आने के बाद अब एक पतला सा कागज़ है, वो निकल जाने चाहिए, बहुत सारे निकल भी जाते हैं, लेकिन बहुत फ्यू अल्फा पार्टिकल्स होते हैं यहाँ पे जो पीछे भाग जाते हैं, बैक स्कैटर कर जाते हैं। इसको बोलते हैं बैक स्कैटरिंग। स्कैटरिंग मतलब बिखरना, और पीछे की तरफ बिखरना, मतलब इसके अंदर कुछ ऐसा है, कुछ ऐसी चीज़ है जिसमें बहुत ज़्यादा ताकत है उस अल्फा पार्टिकल को वापस भेजने की। वो क्या है, कहाँ पर है? वो बहुत कम एरिया में है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत कम अल्फा पार्टिकल ही हैं जो पीछे आ रहे हैं, तो वो सारी जगह नहीं डिस्ट्रीब्यूटेड जो भी वो ताकत है, क्योंकि काफ़ी सारे अल्फा पार्टिकल इसमें से निकल जाते हैं, जैसे खाली है कुछ भी नहीं है, बट बहुत फ्यू हैं जो वापस आते हैं। वो एक ग्राफ है यहाँ पर जो आप एग्जाम में बना के आओगे, तो वो ग्राफ बताता है कि बहुत फ्यू अल्फा पार्टिकल्स होते हैं जो पीछे की तरफ मुड़ते हैं हमारे। तो ये ध्यान रखेंगे। तो जो अल्फा पार्टिकल्स हैं दे आर स्कैटर्ड इन डिफरेंट डायरेक्शंस। अब वो जो निकले अल्फा पार्टिकल्स, अब उनको देखना भी पड़ेगा, दिखते तो है नहीं, ये ऑब्जर्व कैसे करोगे? तो वहाँ पर एक ना स्क्रीन है, उस स्क्रीन पर एक रोटेटेबल डिटेक्टर है, और वो जो डिटेक्टर है उसमें जिंक सल्फाइड लगा हुआ है। कई बार पूरी स्क्रीन ही जिंक सल्फाइड की ले लेते हैं, लेकिन कई बार जगह जगह पे हम जिंक सल्फाइड एक मटेरियल यूज़ करते हैं। तो जिंक सल्फाइड क्या करता है, जब उस पर अल्फा पार्टिकल टकराता है ना जाके इस मटेरियल पे, वहाँ लाइट प्रोड्यूस होती है, स्किंटिलेशन बोलते हैं इसको। तो वो लाइट प्रोड्यूस होती है, जहाँ जहाँ अल्फा पार्टिकल टकराता है वहाँ लाइट प्रोड्यूस होती है। तो उस लाइट को देखा जाता था विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप। तो ये डायग्राम है सारा, इसको अच्छे से रट्टा मार लो, समझा दिया मैंने जो जो समझाना था। इसको अच्छे से रट्टा मार लो और 2 बार बना के देख लो, एग्जाम में बना देना। फिर भी थोड़ा सा बताता हूँ क्या क्या है। तो जो मैंने लेड ब्लॉक बताया वो ये है, ये लेड का ब्लॉक है, यहाँ ओपनिंग है, ये थोड़ी बड़ी ओपनिंग बनी हुई है बट छोटी ओपनिंग थी। यहाँ पर रेडियो एक्टिव सोर्स है जहाँ से हर डायरेक्शन में अल्फा पार्टिकल निकल रहे हैं ऐसे, बट जैसे मैंने बताया ये फिर कॉलीमेटर आगे लगा हुआ है, ये भी लेड का बना हुआ है, तो एक नैरो बीम बन जाता है। और ये सामने येलो कलर का हमने गोल्ड फॉयल बनाया है, अब उस पर जाके टकरा रहे हैं। अब ये देखा गया कि ये थीटा एंगल पे यहाँ 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 और बहुत सारे अल्फा पार्टिकल, मैक्सिमम अल्फा पार्टिकल तो सीधे ही निकल जाते हैं भाई साहब, सीधे ही ऐसे। बहुत कम हैं जो ऐसे आते हैं पीछे की तरफ, लाखों में एक ऐसे पीछे की तरफ, उसको बोलते हैं बैक स्कैटर्ड। वो हैं लेकिन बहुत कम है, तो मैक्सिमम तो सीधे ही निकल जाते हैं। अब इसको डिटेक्ट कैसे करा जाता है मैंने बताया, जैसे जिंक सल्फाइड है तो उसके पीछे माइक्रोस्कोप लगा है, वहाँ पे लाइट ऐसे प्रोड्यूस होती है। ये लाइट नज़र आ रही है ना आपको, ऐसे बिल्कुल ऐसे ही जैसे यहाँ भी लाइट नज़र आ रही है, ऐसे ही स्किंटिलेशन आती है, लाइट आएगी फिर बंद हो जाएगी, लाइट आएगी बंद हो जाएगी। और वो कितने कितने दिन तक बैठे रहते थे दोनों, जीजर और मार्टिन, इसको देखते रहते थे, ऑब्जर्व करते रहते थे कि भाई कितनी बार लाइट आई कितनी बार नहीं आई। कितना डिफिकल्ट एक्सपेरिमेंट था ये। तो इस तरह से होता है। बाकी आप ये पढ़ लेना चीज़ें। वैक्यूम चैम्बर के अंदर हो रहा है सारा कुछ। वैक्यूम चैम्बर में हवा नहीं है, क्योंकि अगर हवा होगी तो अल्फा पार्टिकल्स, छोटे छोटे चार्ज पार्टिकल्स हैं, वो टकराएंगे हवा के मॉलिक्यूल्स के साथ, उनकी एनर्जी खत्म होगी, ख़राब होगी, तो हवा नहीं है। अब अल्फा पार्टिकल की भी थोड़ी बात कर लें भाई, बार बार अल्फा अल्फा बोल रहे हैं, अल्फा होता क्या है? तो अल्फा पार्टिकल बेसिकली ये होता है हीलियम का न्यूक्लियस 2He4। हीलियम का न्यूक्लियस अभी आपको दिखा भी दे कैसा होता है। तो ऐसा एक स्फेरिकल शेप इमेजिन कर सकते हो जिसमें टोटल 4 पार्टिकल होते हैं। ये ऊपर वाला 4 है ना जो ये बताता है कि टोटल 4 पार्टिकल होते हैं, और नीचे वाला जो 2 है वो ये बताता है कि उसमें से 2 प्रोटॉन होते हैं, बाकी 2 जो बचे वो न्यूट्रॉन होते हैं। ये दोनों न्यूट्रॉन है
और 2 हरे वाले क्या हैं, प्रोटॉन, ये दोनों प्रोटॉन है, ठीक है। तो ये होता है हमारा अल्फा पार्टिकल। तो इस तरह के पार्टिकल जाके टकरा रहे हैं। अब देखो न्यूट्रॉन पे तो चार्ज होता नहीं है, प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है। तो अब पूरे अल्फा पार्टिकल पे कितना चार्ज होगा, +2e पॉजिटिव चार्ज है। तो वो पॉजिटिव चार्ज टकरा के इतनी ज़्यादा फोर्स लगी कि वो बैक स्कैटर कर गया, पीछे मुड़ गया। ये हो रहा है इसके अंदर। तो अब वही ऑब्जर्वेशन आपने एग्जाम में कैसे लिखनी है, कहानी सारी बता दी। अब ऑब्जर्वेशन देखो फटाफट। हमें इस लेक्चर को जल्दी ख़त्म करना है 1 घंटे के अंदर, या 1 घंटा 10 मिनट। तो इसलिए मैं अब थोड़ा स्पीड पकड़ूंगा। आई होप आपका इंटरेस्ट बन गया। अब देखो, तो ऑब्जर्वेशन में आपने सबसे पहले ये ग्राफ बनाना है। इस ग्राफ में मेन पैरामीटर देखो, इधर n है, ये n है वो पार्टिकल जो स्कैटर कर रहे हैं। यहाँ लिखा हुआ पढ़ना पड़ेगा एक बार। ये थीटा है, ये वो एंगल है जो यहाँ डायग्राम में दिखाया गया थीटा। तो हम थीटा एंगल को वेरी कर रहे हैं 0 से लेके 180 तक। जैसे यहाँ पर देखो, यहाँ पर थीटा 0 होगा, ऐसे हम बढ़ाते चले जाएंगे तो हम पूरा 180 तक जाएंगे। तो ये वाला अल्फा पार्टिकल, फिर ये वाले, फिर ये वाले, फिर ये वाले, सारे देखे जा रहे हैं थीटा से 0 से लेके 180 तक। तो हम इधर थीटा वेरी कर रहे हैं और इधर हमारे नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं। तो आपको ग्राफ ऐसा बना देना बस पेपर में, और डॉट्स लगा देने। डॉट्स को बोल देना एक्सपेरिमेंटल डाटा, और थ्योरेटिकल डाटा भी उनके पास था, थ्योरी से बनाया था, प्रेडिक्शन थी उनकी, वो भी सेम लाइन पे आ गई। तो ये ग्राफ बनाना है। अब इस ग्राफ में से इंपॉर्टेंट क्या है, इंपॉर्टेंट ये है कि भाई साहब जो स्मॉल एंगल्स हैं 40 डिग्री 60 डिग्री तक जो सीधे वाले हैं, स्मॉल एंगल मतलब कौन से होंगे, ये वाली रेंज आप मान लो, इस रेंज के अंदर, इस रेंज के अंदर मैक्सिमम पार्टिकल्स हैं। देखो कितने ज़्यादा, 10 की पावर 8, 10 की पावर 6, 10 की पावर 4, इस रेंज में ही है सारे। 10 की पावर 3, 1000 पार्टिकल हैं ये कितने हैं, 10 की पावर 8 कितना होता है बताओ, 10 करोड़, ठीक है। तो इतने सारे पार्टिकल्स हैं जो इतने कम एंगल्स पे निकल रहे हैं। लेकिन 140 के आसपास 10 की पावर 2, 100 है पार्टिकल। देखो कहाँ पे लाखों में है, कहाँ पे 100 पार्टिकल। तो वो गिनने पड़ते थे कि बैक स्कैटर कितने हुए, कितना टफ है ये काम, ठीक है। तो बस अब ये पढ़ लेते हैं फटाफट, मैं पढ़ूंगा, आप फिर याद कर लेना। तो फ्रॉम द ग्राफ आपने ये ग्राफ बना देना है ऑब्जर्वेशंस में। अगर आपको पूरा एक्सपेरिमेंट एक्सप्लेन करना आ गया तो ग्राफ बनाना है। फिर वहाँ से ये 2 पॉइंट्स लिखने हैं कि मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स पास विदाउट डेविएशन थ्रू द गोल्ड फॉइल, सीधे निकल गए, जैसे कुछ है ही नहीं वहाँ पे। ए फ्यू अल्फा पार्टिकल्स अबाउट 1 in 8000, बहुत कम है ना, डिफ्लेक्ट थ्रू 90 डिग्री, वो 90 डिग्री पे डिफ्लेक्ट हुए। ए वेरी फ्यू नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल आर बैक स्कैटर्ड, बहुत उससे भी कम जो पीछे आए। तो ये ऑब्जर्वेशन है सिंपली कि ये हो रहा था एक्सपेरिमेंट में। अब वहाँ से फिर क्या कंक्लूजन निकाले ये भी साथ में लिखने हैं। एज मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स पास अनडेविएटेड, बहुत सारे तो सीधे निकल गए। सो मोस्ट ऑफ द स्पेस विद इन द एटम इज एम्प्टी, खाली है, ये पता चला। थॉमसन सर कह रहे हैं कि सारा एटम ये है जी, पूरा भरा हुआ है पॉजिटिव चार्ज के साथ, बीच में कहीं ना कहीं काले काले छोटे छोटे इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो थॉमसन ने बोला। लेकिन ये क्या बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं कि जो एटम है उसकी ज़्यादा से ज़्यादा स्पेस, मोस्ट ऑफ द स्पेस वैक्यूम है, एम्प्टी है, खाली है। बड़े अच्छी ऑब्जर्वेशन है ये, अच्छा कंक्लूजन है और यही सच है, ठीक है। आगे देखो सेकंड, एज देयर आर लार्ज स्कैटरिंग एंगल्स, ये एंगल्स लिखा हुआ है, फॉर वेरी फ्यू अल्फा पार्टिकल्स, तो बहुत कम अल्फा पार्टिकल्स के लिए कह रहा है कि थीटा बहुत बड़ा है। सो ऑल द पॉजिटिव चार्ज एंड मास ऑफ द एटम इज कॉन्सेंट्रेटेड इन ए वेरी स्मॉल रीजन कॉल्ड न्यूक्लियस। तो उसको न्यूक्लियस बोल दिया, क्योंकि देखो ये गोल्ड फॉइल है सारा। अब वो कह रहा है कि उस अल्फा पार्टिकल के लिए मोस्ट ऑफ द स्पेस इज खाली स्पेस, एम्प्टी है भी सारा, बट बहुत छोटे छोटे रीजन्स हैं वहाँ पे जिसको न्यूक्लियस बोल रहा है, जहाँ पे सारा का सारा पॉजिटिव चार्ज, उसे गोल्ड फॉइल के एटम्स का सारा पॉजिटिव चार्ज कॉन्सेंट्रेट हो रखा है, इकट्ठा हो रखा है। तो वो जो है हमारा, उस वजह से कह रहा है कि वहाँ पे डेविएशन हो रही है, कम पार्टिकल्स की हो रही है, बट उस वजह से हो रही है क्योंकि कम स्पेस में है वो सारा। तो ये दोनों कंक्लूजन अच्छे से लिख लेना, पहले समझ लो फिर लिख देना, ठीक है जी। तो ये कंक्लूजन थे। अब इन कंक्लूजन के बेस्ड पर रदरफोर्ड ने मॉडल प्रपोज किया। तो उस मॉडल में भी सेम ऐसे पॉइंट हैं, एक बार पढ़ लेना, मैं फटाफट रीड करता हूँ। तो जब मॉडल ऑफ एटम आ जाएगा उसको एक्सप्लेन करो रदरफोर्ड का मॉडल, तो फिर आपने ये पॉइंट्स लिख के आगे हम रेडियस निकालेंगे इस मॉडल की हेल्प से, वो ड्राइव करना है। तो ये 3 मार्क में क्वेश्चन आ सकता है, बट इसकी प्रोबेबिलिटी कम है, ज़्यादा प्रोबेबिलिटी बोहर मॉडल की है, वो आगे आएगा। सो रदरफोर्ड प्रपोज्ड ए मॉडल ऑफ एन एटम ऑन द बेसिस ऑफ अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। पहला पॉइंट, एन एटम कंसिस्ट ऑफ टाइनी, छोटे छोटे, मैसिव सेंट्रल कोर, तो छोटी सी सेंटर में कोर है, इन विच एंटायर पॉजिटिव चार्ज ऑफ ऑलमोस्ट होल द मास ऑफ द एटम आर कॉन्सेंट्रेटेड। तो सारा मास, सारा चार्ज वहीं पे है, कहता। दिस कोर इज कॉल्ड न्यूक्लियस। द साइज ऑफ न्यूक्लियस इज वेरी स्मॉल, 10⁻⁻15 मीटर, एज कम्पेयर टू साइज ऑफ एटम 10⁻⁻10 मीटर। तो ये याद रखना, छोटे क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। न्यूक्लियस का साइज 10⁻⁻15, वहाँ 10⁻⁻10 मीटर, 1 लाख टाइम्स, एक के आगे 5 जीरो लगा दो,
इतना फ़र्क है दोनों के साइज़ का, ठीक है। आगे सुनो, द मोस्ट ऑफ द स्पेस इज एम्प्टी स्पेस, ये लिख देना। फिर न्यूक्लियस के अराउंड इट इज़ सराउंडेड बाय सुटेबल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब नेगेटिव चार्ज भी होगा, पॉजिटिव है न्यूक्लियस के ऊपर, बाकी नेगेटिव है क्योंकि एटम न्यूट्रल है। तो कहता है उसके अराउंड इस तरह से न्यूक्लियस है, उसके अराउंड कहता फिर ऑर्बिट्स में, ऑर्बिट का नहीं पता था उस टाइम, बट उसके अराउंड कहता इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन्स घूमते हैं। सो दैट टोटल नेगेटिव चार्ज इज इक्वल टू टोटल पॉजिटिव चार्ज एंड एटम इज न्यूट्रल। द इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस। अब इलेक्ट्रॉन तो हैं लेकिन अब वो खड़े हुए हैं या कैसे, कहते हैं नहीं वो घूमते रहते हैं, तभी स्टेबल होगा ये। तो इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन देयर रिस्पेक्टिव डायनेमिकली स्टेबल ऑर्बिट्स। अब देखते हैं इसमें चक्कर पड़ जाएगा। द सेंट्रीपिटल फोर्स इज रिक्वायर्ड फॉर द रेवोल्यूशन इज प्रोवाइड बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो अब वो जो इलेक्ट्रॉन है कहता है वो घूमते रहते हैं, लेकिन उनको घुमा कौन रहा है, कौन सी फोर्स लग रही है जो हर बार उसकी डायरेक्शन चेंज कर रही है। डायरेक्शन चेंज करने के लिए फोर्स चाहिए, तो कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो देयर इज इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन बिटवीन द न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन्स। तो ये 4 पॉइंट आपको अच्छे से रीड करने हैं और याद करने हैं। अब आगे चलते हैं। ये एक्सप्रेशन फॉर एनर्जी ड्राइव करने के लिए पूछा जा सकता है, तो इसमें बहुत आसान है। आपने 2 फोर्सेस को इक्वेट करना है, याद रख लो। मैं साइड पे करके दिखाता हूँ, यहाँ हो रखा है बट फिर भी करके दिखाता हूँ। तो आपने कुछ नहीं करना, इतना याद रखना है कि मैंने इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर करना है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का फॉर्मूला आपने पढ़ा हुआ है 1/4πε0। चार्जेस को मल्टीप्लाई करना है। अब दोनों पे चार्ज देखो, ये है पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस का, ये इलेक्ट्रॉन है हमारा, दोनों पे चार्ज स्मॉल ई होता है, तो उनको मल्टीप्लाई करेंगे तो E² बनेगा। नीचे डिस्टेंस का स्केयर, तो दोनों में डिस्टेंस आ रहा है, ये बना हुआ है साइड पे, दोनों में डिस्टेंस हमारा R है, ठीक है, तो वो R² आ गया। दिस विल बी इक्वल टू, इसके बराबर होगा सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला याद रखो mv²/r। तो ऐसे बस इक्वेट करना है, यही मेन इक्वेशन है, इसी से सब कुछ निकलेगा। अब यहाँ R से R कैंसिल हो जाएगा और आप R को ऊपर ले जाएंगे, ऐसे इधर ले जाएंगे और mv² को नीचे ले आएंगे, तो आप देखेंगे कि ये फॉर्मूला बन गया। इस छोटा सा काम कॉपी पे करके देख लेना। ये रेडियस का फॉर्मूला है अल्फा पार्टिकल की। अब हमें एनर्जी निकालनी है। सो किनेटिक एनर्जी निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, आपको पता है, हाफ mv²। इसमें आपने हाफ mv² में हमने यहाँ पर R से मल्टीप्लाई किया, R से डिवाइड करा, कुछ नहीं करा, ठीक है। क्यों करा वो पता चल जाएगा। हम mv²/r को यहाँ से उठा लेंगे। ये जो हमारा mv²/r है, ये देखो इक्वेशन में लिखा हुआ है, ये इसके बराबर है, इसको हम वहाँ पुट कर देंगे। तो मैं यहाँ साइड पे फिर से लिख रहा हूँ ताकि आपको याद रहे कि हमने यहाँ पर mv²/r को 1/4πε0 E²/r² ये पुट करना है। तो ये सारी की सारी चीज़ हमने यहाँ पर ये पुट कर दी। वो R वैसे का वैसे ही है बाहर वाला, तो यहाँ इस R से ये वाला एक R कैंसिल हो जाएगा, बाकी बचेगा E²/8πε0। ये कौन सी एनर्जी निकली है, किनेटिक एनर्जी। लेट मी राइट हियर कि भाई साहब ये कौन सी एनर्जी है, ये किनेटिक एनर्जी है। जो चीज़ें मेन है मैं हाईलाइट कर रहा हूँ। अब आपने पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है। सो पोटेंशियल एनर्जी को U से डिनोट किया जाता है, पोटेंशियल एनर्जी कैपिटल U से डिनोट करना। और इसका फॉर्मूला क्या होता है पोटेंशियल एनर्जी का, पहले वो आप याद रखो। 2 चार्ज पार्टिकल की पोटेंशियल एनर्जी, मान लो दोनों पॉजिटिव पार्टिकल है जैसे हमारे पास है, तो दोनों पे चार्ज मान लो Q1 Q2 है, ये फॉर्मूले ना याद रखने हैं। और R डिस्टेंस है, तो इनकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, इनकी पोटेंशियल एनर्जी होती है 1/4πε0 Q1 Q2/r। यहाँ R होता है, फोर्स में R² होता है, यहाँ R होता है, तो ये पोटेंशियल एनर्जी बनेगी 1/4πε0 E²/r। ये होती है पोटेंशियल एनर्जी, याद रखना, विद नेगेटिव साइन, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी ना स्केलर होती है, तो इसका नेगेटिव साइन इंपॉर्टेंट है। अट्रैक्टिव फोर्स के लिए ये पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव साइन के साथ आएगी, ठीक है। चलो, तो ये मैंने यहाँ पुट करा, देखो आप पोटेंशियल एनर्जी हमने लिखनी है, हमने सीधा अभी ये फॉर्मूला डायरेक्ट याद कर लो, इसको डायरेक्टली पुट करना है। तो ये -E², देखो वहाँ माइनस लगा हुआ है, -E²/4πε0r, ठीक है। तो ये फॉर्मूला है। अब इसको हम ऐसे के की टर्म्स में भी लिख लेते हैं, बट आप छोड़ दो इसको, के की टर्म्स में मत लिखना। आगे चलो, अब दोनों आ गई, किनेटिक भी आ गई, पोटेंशियल भी आ गई। अब दोनों को ऐड करेंगे। किनेटिक कहाँ पे है, ये है किनेटिक, मैं दूसरे हाईलाइटर से दिखाता हूँ। ये किनेटिक है, इसको याद कर लो, कॉपी पे लिख लो 2 बार। और ये पोटेंशियल है, ये जो हमने निकाल लिया, इसके नीचे 4 है, इसके नीचे 8 है, ये पॉजिटिव है वो नेगेटिव है, तो इन दोनों को ऐड करेंगे। मैं कलर चेंज करके यहाँ दोबारा से लिख रहा हूँ उसके ऊपर। तो हमने किनेटिक लिखी E²/4π4 नहीं है, ये 8 है। यहाँ लिखा हमने E²/8πε0r माइनस E²/4πε0r। तो इन दोनों को जब आप माइनस करोगे तो यहाँ क्या होगा, एलसीएम ले लोगे आप। देखो ध्यान से देखो, हमने यहाँ पर एलसीएम ले लिया, वो आ जाएगा 8πε0r।
और ऊपर ई स्क्वायर एज इट इज़ आ जाएगा ऊपर वाला फैक्टर। ये वाला फैक्टर क्या होगा, देखो यहाँ 4 लगा हुआ था, तो उस 4 को 8 से डिवाइड करेंगे 2 आएगा, उस 2 को ऊपर मल्टीप्लाई करना है, इतना तो आपको आता ही है। तो ये ई स्क्वायर माइनस 2e² बन गया ऊपर, जो बन गया माइनस ई² अपॉन 8πε0r। तो ये हमारा एनर्जी का फॉर्मूला बन गया अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड मॉडल। ये आगे भी काम आएगा। ये मैंने इन टर्म्स ऑफ के लिखा है कि आप यहाँ पर के को 1/4πε0 मान सकते हो, छोटा लिखने के लिए ऐसे लिख लेते हैं हम। तो ये किनेटिक एनर्जी, ये पोटेंशियल हमारे पास लिख लेते हैं। एक्सप्रेशन सारे के सारे कौन से आए हैं, तो ये हमारे पास किनेटिक एनर्जी थी, ये वाली E² अपॉन 8πε0r, याद रखना। ये हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी थी और ये टोटल है, ठीक है, टोटल है ये सारे फॉर्मूले कॉपी पे लिख लो एक बार और याद कर लो। और इनमें ये रिलेशंस हैं, ये भी रिलेशंस ध्यान में रखना, छोटे क्वेश्चंस के लिए काम आएंगी। मैं फिर से लिख रहा हूँ, तो किनेटिक एनर्जी इज E² अपॉन 8πε0r, पोटेंशियल एनर्जी इज माइनस E² अपॉन 4πε0r, टोटल एनर्जी दोनों को ऐड करके आती है, वो आती है माइनस E² अपॉन 8πε0r। वो नेगेटिव होती है, वो पॉजिटिव होती है किनेटिक, बाकी सेम होता है फॉर्मूला, ठीक है। तो ये सारे फॉर्मूले याद भी करने हैं, छोटे क्वेश्चन अगर करने हैं तो। देखो चैप्टर को प्रिपेयर करने में ना 2-2.5 घंटे लगते हैं। जैसे अभी आप लेक्चर सुन लोगे 1-1.25 घंटे में, 1.5 घंटे में लेक्चर सुन लो, फिर 1 घंटा उसको रिवाइज़ कर लो, फिर थोड़े दिन बाद 2-3 दिन बाद दोबारा से रिवाइज़ कर लो। ये करना पड़ेगा फिजिक्स में, फिजिक्स है ही इतना अच्छा सब्जेक्ट कि उसको टाइम देना पड़ता है। चलो, तो मेन चीज़ें यहाँ पर याद रखने वाली हैं। टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नेगेटिव, हैंस इट इज़ बाउंड टू द न्यूक्लियस। अब जब टोटल एनर्जी नेगेटिव होती है, पार्टिकल बाउंड होता है, ठीक है। बाउंड का मतलब उसके अराउंड ही घूमता रहता है वो, तो ये यहाँ पे बोला गया। लेकिन अब रदरफोर्ड के लिमिटेशंस भी हैं जो एग्जाम में लिखने पड़ सकते हैं। एक लिमिटेशन ये है कि भाई साहब जो इलेक्ट्रॉन है वो तो घूम रहा है न्यूक्लियस के अराउंड तो जब भी कोई पार्टिकल ऐसे घूमता है ना, तो इलेक्ट्रॉन जब भी घूमता है मतलब वो एक्सेलरेट हो रहा है। और ये हमें पता था कि जब कोई चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेट या डी एक्सेलरेट हो, घूमे, तो उसमें से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स निकलती हैं। ये देखो ये न्यूक्लियस है ना, और ये कहते घूम रहा है, तो जब ये घूमेगा इसमें से निकलेगा रेडिएशन। तो फिर इसका अगर रेडिएशन निकलेंगे तो इसकी एनर्जी कम होगी। एनर्जी कम होने का मतलब है धीरे 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 घूमते घूमते उसमें गिर जाएगा न्यूक्लियस के अंदर। तो एटम जो है वो स्टेबल नहीं रह सकता। ये पॉइंट्स आपने यहाँ से अच्छे से पढ़ने हैं कि भाई क्यों हमारा मॉडल जो है वो फेल हो गया। इसको पढ़ लेना, ये डायग्राम बना देना। दूसरा, हम आगे जाके लाइन स्पेक्ट्रम पढ़ेंगे हाइड्रोजन का, वही जो मैं सीरीज़ बोल रहा हूँ, लेमन, बाल्मर, पाशर, ब्रैकेट, फंड, वो उस समय तक बन चुकी थी, सीरीज़ खोज हो चुकी थी उसकी, लेकिन वो क्यों बन रही है वो इस मॉडल से एक्सप्लेन नहीं हो रहा। तो फिर बोहर सर ने अपने मॉडल को दिया क्वांटम मैकेनिक्स, जो आपने केमिस्ट्री में पढ़ी हुई है थोड़ी सी। सो क्वांटम मैकेनिक्स के प्रिंसिपल्स को यूज़ करके बोहर ने अपना एक नया हाइड्रोजन एटम का मॉडल बनाया। उसमें ये बोला गया कि जो इलेक्ट्रॉन घूम रहा है ना, वो इस तरह के जो ऑर्बिट्स हैं उसके, उनकी रेडियस फिक्स है। मतलब हमने तो ये मान लिया ना कि ये घूम रहा है, घूमते 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 गिर जाएगा, तो मतलब रेडियस की कोई भी वैल्यू पॉसिबल है, जो गलत है। कहता है नहीं न्यूक्लियस के अराउंड कहता है जब इलेक्ट्रॉन घूमेगा या तो ये ऑर्बिट बनेगा या ये बनेगा। इसको बोलते हैं स्टेशनरी ऑर्बिट्स। स्टेशनरी मतलब फिक्स। ऐसा क्यों है वो यहाँ पर हम बोहर की कंडीशन भी एक पढ़ेंगे, वो भी आपको एग्जाम में लिखनी होती है जब आप ये मॉडल करते हो। तो फटाफट पहले पोस्टुलेट पढ़ते हैं। पोस्टुलेट पहले वाले सेम बिल्कुल वैसे ही हैं जैसे आपने एटम्स के पढ़े हैं, ध्यान से पढ़ना। सो एन एटम कंसिस्ट ऑफ ए स्मॉल एंड मैसिव सेंट्रल कोर, पहली बात वही हो गई, कार्ड न्यूक्लियस अराउंड विच इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व इन सर्टन, अब देखो यहाँ वर्ड यूज़ करा है स्टेबल ऑर्बिट्स, विदाउट एमिशन ऑफ रेडिएशन। तो स्टेबल ऑर्बिट होते हैं, रेडिएशन इमिट नहीं होता। हैंस ईच एटम हैज़ सर्टन डेफिनेट स्टेबल स्टेट्स। तो हाइड्रोजन के लेवल्स होते हैं कहते हैं एनर्जी के, विद डेफिनेट एनर्जी। दी स्टेट्स आर कॉल्ड स्टेशनरी स्टेट्स ऑफ एटम। तो ये पहले में ना ये 2-3 लाइनें ऐड करनी है कि स्टेशनरी ऑर्बिट्स हैं, स्टेशनरी स्टेट्स हैं। दूसरा पॉइंट, दिस पोस्टुलेट डिफाइंस द कंडीशन फॉर स्टेबल ऑर्बिट। अब वो स्टेबल क्यों है इसमें बताया गया है, सुनो ध्यान से सुनना, एग्जाम में लिख के आना। सो इट स्टेट्स दैट इलेक्ट्रॉन कैन रिवॉल्व ओनली इन दोज ऑर्बिट, सारे ऑर्बिट्स में नहीं घूमेगा, सिर्फ उन्हीं में घूमेगा, फॉर विच, यहाँ से कहानी शुरू होती है, कौन से ऑर्बिट्स में, फॉर विच द एंगुलर मोमेंटम एल। अब देखो जब भी कोई चीज़ घूमती है ना तो उसकी एंगुलर मोमेंटम होता है एल, mvr के बराबर होता है, उसका फॉर्मूला होता है ये। तो एंगुलर मोमेंटम जो है कहता इलेक्ट्रॉन का, वो हमेशा इंटेग्रल मल्टीपल ऑफ h/2π होगा, वेयर h इज प्लैंक्स कांस्टेंट। ये उसकी कंडीशन थी। अब कहाँ से आई दिमाग में हमें नहीं पता,
ये उनकी थॉट प्रोसेस है, सारी फिजिक्स में उन्होंने ये थॉट निकाली कि भाई सारे ऑर्बिट पॉसिबल नहीं है, सिर्फ वही ऑर्बिट पॉसिबल है जिसमें एंगुलर मोमेंटम एन एच बाई टू पाई होगा, एन एच बाई टू पाई, एन नंबर इंटीजर इंटेग्रल मल्टीपल। तो जब एल एन एच बाई टू पाई होगा तभी ऑर्बिट बनेगा, ये है मेन कहानी, ठीक है। तो हैंस एंगुलर मोमेंटम ऑफ ऑर्बिटिंग इलेक्ट्रॉन कैन टेक डिस्क्रीट वैल्यूज ओनली। अब ये छोड़ भी दोगे ना ये वाली लाइन, कोई चक्कर नहीं पड़ेगा, यहाँ तक लिख दोगे काम चल जाएगा, बट याद कर लोगे तो अच्छी बात है। तो एल इज क्वांटाइज्ड, हैंस एल इज क्वांटाइज्ड। अब एल का फॉर्मूला बन गया एन एच बाई टू पाई, इसको एन एच क्रॉस भी बोल देते हैं, वो एच बाई टू पाई को एच क्रॉस बोल देते हैं। ये दूसरा पोस्टुलेट था। तीसरा पोस्टुलेट ये भी इंपॉर्टेंट है, कहता इट स्टेट्स दैट इलेक्ट्रॉन कैन मेक ए ट्रांजिशन, इलेक्ट्रॉन जंप कर सकते हैं, ट्रांजिशन मतलब जंप करना, नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे, ऊपर वाली एनर्जी स्टेट से नीचे वाली एनर्जी स्टेट में, नीचे वाली एनर्जी स्टेट से ऊपर जंप कर सकते हैं। दे कैन ट्रांजिशन फ्रॉम वन स्टेबल ऑर्बिट टू अनदर ऑर्बिट। मैं सारी ट्रांजिशन आगे दिखाऊंगा, डायग्राम बने हुए हैं। और +2 के PSEB के बोर्ड एग्जाम में हाइड्रोजन की स्पेक्ट्रल सीरीज काफ़ी बार आ चुकी है, उसमें ये सब बताना हमें बना के डायग्राम, तो आगे जाके आएगा वो। तो इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं कहता है वो जंप करते हैं, ट्रांजिशन फ्रॉम वन स्टेबल ऑर्बिट टू अनदर ऑर्बिट ऑफ लोअर एनर्जी। जब ऐसा करता है, व्हेन इट डज सो, जब ये ऐसा करता है तो एक फोटोन निकलता है। ए फोटोन इज एमिटेड हैविंग एनर्जी इक्वल टू एनर्जी डिफरेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल स्टेट। तो कहता है ऐसे एनर्जी स्टेट्स हैं, यहाँ से इलेक्ट्रॉन ऊपर वाली स्टेट से नीचे आएगा, ये इलेक्ट्रॉन है हमारा, और फिर एनर्जी छोड़ेगा। तो वो जो एनर्जी है उसकी एनर्जी एच न्यू से लिखेंगे, और वो एनर्जी क्या होगी, इनिशियल एनर्जी का डिफरेंस माई फाइनल के साथ, तो ई आई माइनस ई एफ, ये इसमें लिखा हुआ है, पढ़ लेना इसको, ठीक है, आसान है। ओके चलो, तो ये सारी कहानी है। अब ये जो एन एच बाई टू पाई कहाँ से आया, ये बोहर क्वांटाइजेशन कंडीशन है। PSEB वाले इसको स्किप कर सकते हैं, CBSE वाले पढ़ लेना, क्योंकि ये वाली जो कंडीशन है बोहर क्वांटाइजेशन कंडीशन, ये आपके CBSE के एग्जाम में डायरेक्टली पूछी जाती है। और एक मैंने ऊपर छोड़ा डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, वो भी मैं पढ़ाऊंगा लास्ट में जाके, वो भी CBSE वाले बच्चे कर लेना, ठीक है। तो अभी हम पहले बोहर क्वांटाइजेशन कंडीशन करेंगे। ये बड़ी आसान है, अगर PSEB वाले भी पढ़ लेंगे तो अच्छी बात है। सुनो, एग्ज़ाम में याद मत करना, डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आता, बट कंडीशन याद रख लेना, क्योंकि ये कंडीशन शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में हो सकता है पूछ ली जाए। चलो, तो इफ़ एन इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व, कहता अब इलेक्ट्रॉन रेडियस किसी उसमें घूम रहा है ना, अब हमें बताना है कि उसका एंगुलर मोमेंटम कंजर्व क्यों है। तो ये कहानी है, कहता अकॉर्डिंग टू बोहर द ऑर्बिट ऑफ इलेक्ट्रॉन इज स्टेबल ओनली इफ़, फिर यहाँ से कहानी शुरू होती है, मेन कहानी यहाँ से भी लिख दोगे तब भी बात बन जाएगी। कंडीशन लिख देना, द इलेक्ट्रॉन कैन एग्जिस्ट इन स्टेबल ऑर्बिट ओनली इफ इट कंटेन्स इंटेग्रल नंबर ऑफ डी ब्रोगली वेवलेंथ्स। ये क्या है कहानी, ये देखो, ये ऑर्बिट है ना हमारा, ये इलेक्ट्रॉन का ऑर्बिट है, इसके अंदर ये कुछ वेवलेंथ बनाएंगे। इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ भी होती है, आपको बताया गया ना, डी ब्रोगली वेवलेंथ। अब कहता है उसमें इंटेग्रल वेवलेंथ ही होनी चाहिए। यहाँ कितनी है देखो, यहाँ से शुरू हुई वेव, यहाँ खत्म हुई, एक वेव बनी, फिर ये दूसरी यहाँ ख़त्म हो गई, तीसरी यहाँ ख़त्म हो गई, चौथी फिर यहाँ ख़त्म हो गई। तो यहाँ पर 4 वेव्स बनाई गई हैं हमारे पास। तो हम लिखेंगे कि ये जो सरकमफ्रेंस है 2πr वो 4 लैम्डा के बराबर है। तो वो कहता है कि सिर्फ वही ऑर्बिट पॉसिबल हैं जिसमें 4 वेवलेंथ्स पूरी आएँ, या 3 आएँ पूरी, या 5 आएँ, या 10 आएँ, या 50 आएँ, लेकिन इंटेग्रल मल्टीपल ऑफ वेवलेंथ आएगी, आधी वेवलेंथ नहीं आएगी। तो इसको ऐसे लिखा जाता है कंडीशन को, 2πr इज इक्वल टू n लैम्डा। अगर एग्जाम में पूछ लिया बोहर क्वांटाइजेशन कंडीशन क्या है, तो अगर आप इतना भी लिखाओगे ना कि द सर्कमफ्रेंस ऑफ द ऑर्बिट ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू इंटेग्रल मल्टीपल ऑफ डी ब्रोगली वेवलेंथ, 2πr इज इक्वल टू n लैम्डा, कहानी बन जाएगी, बस नंबर आ जाएंगे, ठीक है। चलो, सो अकॉर्डिंग टू डी ब्रोगली हाइपोथेसिस लैम्डा इज h बाई mv, यहाँ पे पुट करना है। ये हमने डी ब्रोगली फॉर्मूला पिछले चैप्टर में पढ़ा हुआ है, नहीं पढ़ा मैं लेक्चर डालूंगा, पढ़ लेना। यहाँ पे लैम्डा को h बाई mv पुट करना है। तो यहाँ जब h बाई mv पुट करोगे, m और v को उठा के इधर ले जाना, 2π को नीचे ले आना, तो ये बन जाएगा mvr इज इक्वल टू, इधर mvr बन जाएगा और उधर nh बाई 2π। तो ये वही जो ऊपर हमने पोस्टुलेट में लिखा था, ये उसकी डेरिवेशन है, ठीक है। तो यहाँ पर तक अभी हमने पोस्टुलेट्स को डिस्कस करा। पोस्टुलेट्स एग्जाम में जब बोहर मॉडल आएगा ज़रूर लिखने हैं, चाहे छोटे मोटे करके लिखना, बट लिखना ज़रूर सारे पॉइंट्स। 3 मेन पॉइंट्स हैं, फिर से सुन लो। एक पॉइंट, पहला पॉइंट है जिसमें बताना है कि भाई सेंटर पे न्यूक्लियस, साइडों पे इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं लेकिन स्टेबल ऑर्बिट्स में। दूसरा पोस्टुलेट कि जो उसका एंगुलर मोमेंटम है इलेक्ट्रॉन का, वो इंटेग्रल मल्टीपल ऑफ h बाई 2π होता है, इतना छोटा छोटा ही है। और तीसरा कि भाई जब कोई इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी स्टेट से नीचे वाली एनर्जी स्टेट में ट्रांजिशन करता है तो एनर्जी छोड़ता है रेडिएशन की फॉर्म में, और उसकी एनर्जी एच न्यू इज इक्वल टू ई आई माइनस ई एफ होता है। इतना लिख दोगे तो पोस्टुलेट्स हो गए। अब हम मेन डेरिवेशन करने वाले हैं यहाँ पर।
क्या है ध्यान से पढ़ लो स्क्रीन पर। इट इज़ एक्सप्रेशन फॉर रेडियाई। रेडियाई लिखूँ मतलब एक रेडियस नहीं है, कितने सारे ऑर्बिट हैं, उन सबकी रेडियाई का एक्सप्रेशन निकालेंगे ऑफ स्टेबल ऑर्बिट्स ऑफ इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम अकॉर्डिंग टू बोहर थ्योरी। अब अगर अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड थ्योरी बोल रहा है एग्जाम में, तो फिर ये करना है जो अभी हमने डिस्कस किया था। देखना पीछे आ जाओ, ये जो हम एक्सप्रेशन ऑफ एनर्जी कर रहे थे ना, यहाँ फालतू चीज़ें रब कर देते हैं। रदरफोर्ड के अकॉर्डिंग हमने बोला था ना, हम क्या कर रहे थे, एक्सप्रेशन फॉर एनर्जी लिखा हुआ ऊपर, लेकिन देखो इसमें ये आर निकला ना, तो ये रेडियस रदरफोर्ड के अकॉर्डिंग है। ठीक है, सो मैं लिख देता हूँ वही एक्सप्रेशन फॉर रेडियस ऑफ ऑर्बिट अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड मॉडल। चलो ये वहाँ पे ये लिखना है अगर रदरफोर्ड बोल रहा है, लेकिन अगर बोहर बोल रहा है तो फिर बोहर सर की थ्योरी ये है जो अभी आ रही है। तो इसमें हमें स्टार्टिंग वहीं से करनी है जैसे वहाँ करी थी। देखो ये आप पढ़ लेना ऊपर जो था कहानी, ये कहानी नहीं भी लिखोगे चल जाएगा, यहाँ से स्टार्ट कर देना, काम बन जाएगा। ये डायग्राम तुम्हारे सामने है, मैं कलर चेंज करके इसके ऊपर डेरिवेशन दोबारा से कर रहा हूँ, ध्यान से समझो। तो पहले हमने mv²/r, ये सेंट्रीपिटल फोर्स है, उसको हमने 1/4πε0 e²/r², जो हमारी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, पीछे भी यही किया था, उसके साथ इक्वेट करना है। यहाँ से एक आर कट जाएगा, ये ब्लू कलर में ये वाला आर इस आर स्क्वायर से कट जाएगा। एक आर हमने यहाँ पे रख लेना है, बाकी सारे फैक्टर आर को इधर ले जाएंगे और बाकी mv² नीचे ले आएंगे। तो ये इक्वेशन बनेगी पहली इक्वेशन। ये वही रेडियस है जो पीछे निकली थी, लेकिन यहाँ चेंजेस हैं अभी। अब बोहर की कंडीशन यहाँ पे अप्लाई करनी है। इसके बाद याद रखना, बोहर मॉडल में पहले रेडियस निकाल के फिर बोहर की कंडीशन अप्लाई करनी है। क्या कंडीशन थी कि जो mvr है, L = mvr होता है, ये बेसिक फॉर्मूला है एंगुलर मोमेंटम का, वो nh/2π है। तो यहाँ से भी r निकाल लेंगे। यहाँ से r क्या निकलेगा, nh ऐसे ही रहेगा, nh ऐसे ही रहेगा, अपॉन 2π भी वैसे ही रहेगा। वहाँ से mv ऊपर से उठ के नीचे आ जाएगा mv। अब दोनों ही आर हैं, ये भी आर है इक्वेशन 2, ये भी आर है। एक तो रदरफोर्ड वाला आर है, दूसरा बोहर की कंडीशन वाला आर है। दोनों को इक्वेट कर देना है, दोनों एक ही चीज़ है, दोनों को इक्वेट कर देना है। तो मैंने देखो यहाँ ये ऊपर वाला ये पूरा फॉर्मूला यहाँ पे लिख दिया और ये आर सारा इधर लिख दिया। अब जो चीज़ें कट रही हैं तुम्हारे सामने, कॉपी पे लिख के एक बार देख लेना, चीज़ें काट देना जो कट रही हैं। हमारे पास फाइनली यहाँ से v बचेगा, वेलोसिटी। हम वेलोसिटी निकाल रहे हैं इलेक्ट्रॉन की, जो बनेगा e²/2 ε0 NH। तो पहले हमने R निकाला, अब वेलोसिटी निकाली। अब हम इस जगह पे इस वेलोसिटी को दोबारा उसमें पुट करेंगे जो हमारा ऊपर आ रहा है। ये स्टेप्स याद रखना, इसी वेलोसिटी को फिर से यहाँ पुट करेंगे। पहले दोनों को इक्वेट करके वहाँ से V निकाला, अब ये ऊपर पुट कर रहा हूँ मैं। तो ये हमने क्या करा, देखो ये NH/2mv है, वो एज इट इज़ था NH/2mv, लेकिन साथ में जहाँ V था उसकी जगह हमने ये पूरा का पूरा फॉर्मूला ये वाला वहाँ पे पुट कर दिया अपना। ठीक है, ये कर दिया। तो यहाँ तक आपको क्लियर हो जाना चाहिए पहले। ये अब रेडियस का फॉर्मूला बना है, फालतू चीज़ें रब कर देते हैं। एक बार कॉपी पे लिख के देखना, ज़रूर लिखना है, एग्ज़ाम में 3 नंबर में आएगा ये क्वेश्चन। अब इसमें आर के साथ भी ना हमने यहाँ आर था, देखिए यहाँ आर था, हमने अब RN लिख दिया। क्यों, आर के पैर में N लगा दिया, क्यों, क्योंकि अब N चल गया साथ साथ। ये नंबर ऑफ ऑर्बिट है कि कौन से ऑर्बिट की आप बात कर रहे हो। तो इसमें ये वाला पूरा का पूरा फैक्टर ऊपर चला जाएगा, तो n का स्केयर बन जाएगा। एक n ये रहा, एक n ये रहा, दोनों का बन जाएगा स्केयर। और 2ε0 H भी 2 बार आ गया, एक H ये रहा, एक उसका भी हो जाएगा स्केयर। 2 से 2 कट जाएगा और पाई नहीं कटा हुआ, 2 कटा हुआ है। तो ये हमारे पास रेडियस का फाइनल फॉर्मूला है। पहला काम, रेडियस निकालनी पड़ेगी एनर्जी निकालने के लिए। इसका ग्राफ भी रेडियस का CBSE वालों के लिए ग्राफ इंपॉर्टेंट है कि ये ग्राफ बनाओ बोहर मॉडल के अकॉर्डिंग रेडियस कैसे वेरी होती है। तो रेडियस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर। ये देख लो, जैसे जैसे नंबर बढ़ता जाएगा ऑर्बिट का, रेडियस पैराबोला ग्राफ बनाएगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर। तो मतलब सारे ऑर्बिट्स की जो रेशो है वो 1:4:9:16 ऐसे है। अब रेडियस ऑफ इनर मोस्ट ऑर्बिट, सबसे अंदर वाले ऑर्बिट की रेडियस देखो। यहाँ पे जैसे न्यूक्लियस है ना, तो एक सबसे छोटा ऑर्बिट होगा, फिर उससे बड़ा होगा, फिर उससे बड़ा होगा, ऐसे एटम बढ़ता जाएगा। ठीक है, अब सबसे छोटे की रेडियस के लिए n को आपने 1 पुट करना है। ये जो हमारा फॉर्मूला है, ये वाला फॉर्मूला याद करना पड़ेगा। इस फॉर्मूले में n को आपने 1 पुट करना है। तो उस फॉर्मूले में n को 1 पुट करेंगे तो ये रहेगा आपके पास, यहाँ पे देखो n को 1 पुट करा। h कितना होता है, प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू पता होती है, पता होगी तो याद कर लो। ε0 याद कर लो, ये सब वैल्यूज़ मैंने यहाँ लिखी हैं, याद कर लो। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन भी याद कर लो, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन भी, सब पुट कर देना। नहीं याद रहेगा तो आप बोल देना पुटिंग ऑल द वैल्यूज़, ये वैल्यू याद कर लो।
5.29 10⁻⁻11 मीटर, जो होता है 0.53 एंगस्ट्रॉम। तो दिस इज़ बोहर्स रेडियस, याद रखना। अब रेडियस निकल गई, अब एनर्जी फटाफट 1 सेकंड में निकल आएगी। अब हमारे पास एनर्जी का जो बेसिक फॉर्मूला हम पीछे ऑलरेडी ड्राइव कर चुके हैं अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड, उसको लिख लेना आपने। और ये जो रेडियस निकाली है यहाँ पे, ये वाला फॉर्मूला याद करो, n² h² एप्सिलॉन नॉट अपॉन पाई m e², याद कर लो, n² h² एप्सिलॉन नॉट अपॉन पाई m e²। ठीक है, ये कटिंग हो रखी है। तो ये सारा का सारा फॉर्मूला यहीं पे पुट करना है। एनर्जी भी याद रखो, पीछे से रदरफोर्ड से आई है, -e² अपॉन 8 पाई एप्सिलॉन नॉट r। फिजिक्स में ना ये फॉर्मूले 2-4 बार लिखो कॉपी पे, आप कॉपी पे तो याद हो जाते हैं। तो -e² अपॉन 8 पाई एप्सिलॉन नॉट r में आपने r पुट करना है, ये वाला r पुट करना है। तो हमने जस्ट पुट कर दिया। मैं यहाँ पे कलर चेंज करके एक बार लिख देता हूँ, थोड़ा चिपरा पीछे। तो ये n² h² एप्सिलॉन नॉट अपॉन पाई m e², ऐसे। तो ये हमने जस्ट वहाँ पे यहाँ पे पुट कर दिया। अब थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेंगे। तो पाई m e² ऊपर चला गया, यहाँ e² पहले से था, पाई m e⁻4 बन गई, और 8 पाई एप्सिलॉन नॉट एज इट इज़ आ गया, और नीचे n² h² एप्सिलॉन नॉट एज इट इज़ आ गया। तो ये बन गया हमारा फॉर्मूला, डेरिवेशन कंप्लीट हो गई। ये डेरिवेशन कंप्लीट होगी। n की वैल्यू 1 2 3 ऐसे आप पुट करोगे तो आपके पास ऑर्बिट्स आएंगे। तो यहाँ पर मेन चीज़ें, नोट वाली चीज़ें आप याद ना करना, एक बार पढ़ लेना छोटे क्वेश्चंस के लिए। एक तो याद रखना है कि एनर्जी ऑफ रदरफोर्ड, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन अकॉर्डिंग टू बोथ द मॉडल्स, अभी बोहर की बात कर रहे हैं, बोथ द मॉडल नहीं, रदरफोर्ड में नहीं है, बोहर के अकॉर्डिंग। सो एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू n²। जैसे जैसे नंबर ऑफ ऑर्बिट बढ़ेगा एनर्जी कम होगी। सो एनर्जी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू n², हैंस इट डिपेंड्स अपॉन इंटीजर वैल्यू ऑफ n, द इलेक्ट्रॉन कैन एक्वायर ओनली डिस्क्रीट वैल्यू ऑफ एनर्जी। तो एनर्जी कम नहीं होगी, नेगेटिव साइन भी है यहाँ पे, एनर्जी तो बढ़ेगी ऑर्बिट के बढ़ने से, ये याद रखना, कम नहीं होगी। लेकिन मेन चीज़ है कि n जो है वो नंबर है 1 2 3 4 5, तो वो पुट करोगे तो डिस्क्रीट वैल्यूज आएंगी, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, नेगेटिव साइन है ना, तो नेगेटिव साइन शोज दैट इलेक्ट्रॉन इज बाउंड टू न्यूक्लियस। जब भी एनर्जी नेगेटिव हो ना, टोटल एनर्जी नेगेटिव, मतलब वो चीज़ बाउंड है, वैसे घूमेगी उसके अराउंड। तो इट इज़ बाउंड टू द न्यूक्लियस, सम वर्क इज टू बी डन टू पुल इट अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस। अब इलेक्ट्रॉन को निकालना है तो कुछ काम करना पड़ेगा, बाहर से एनर्जी देनी पड़ेगी। तीसरा, द एक्सप्रेशन फॉर एनर्जी कैन बी सिंप्लीफाइड। अब इसको हम सिंप्लीफाई कर रहे हैं, जैसे ये है तो इसमें सारी वैल्यूज पुट कर दो। मास इलेक्ट्रॉन का याद रखो, ये वैल्यू सारी याद रखो। ई चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन 1.6 10⁻⁻19 कूलम, एप्सिलॉन नॉट 8.854 10⁻⁻12, एच 6.60 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। ये वैल्यूज़ पुट करेंगे। तो वैल्यूज़ पुट करने के बाद आप डायरेक्टली यहाँ पे आ जाना, याद कर लेना ये चीज़ कि ये एनर्जी -3.6 बाई n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। ये बीच वाले स्टेप ना करना, बस वैल्यू पुट करके दिखा देना और बता देना कि एनर्जी इसके बराबर आती है। ठीक है, तो ये है हमारा एनर्जी की वैल्यूज़, एनर्जी का एक्सप्रेशन। अब इस एक्सप्रेशन को यूज़ करके कई बार क्वेश्चन में बोला जाता है कि एनर्जी लेवल डायग्राम को प्लॉट करो, बना के दिखाओ। अब अगर ऐसा बोला गया है कि लेवल को बना के दिखाओ तो बनाना है ये, नहीं तो यहाँ पे छोड़ देना इसको, बस एनर्जी ड्राइव करनी है, उससे आगे नहीं जाना। ठीक है, बट अगर एनर्जी लेवल डायग्राम आपको बनाना भी पड़े तो आप क्या करेंगे, आप n पुट करते जाएंगे। यहाँ पर n को 1 पुट करेंगे, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आएगा। 2 पुट करेंगे, उसका स्क्वायर 4 हो जाएगा, -3.4 आ जाएगा। 3 पुट करेंगे, स्क्वायर 9 हो जाएगा, -1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आएगा। ऐसे ही मैंने 3-4 वैल्यूज़ आप दिखा दो, लास्ट में जाके n को इन्फिनिटी पुट कर दो, ये इन्फिनिटी तक जाता है, तो वहाँ पे एनर्जी आपकी 0 बता दो। बस ये पहले आप कुछ वैल्यूज़ कैलकुलेट कर लेना, उसके बाद आप ये वाला डायग्राम बना देना। इसके बारे में अगर कुछ लिखना है 2-4 लाइनें तो यहाँ से पढ़ लेना, मैं बताता हूँ क्या लिखा हुआ है। आपको बताना है कि n = 1 वाली ग्राउंड स्टेट होती है, ये बताना है कि n = 1 के कॉरस्पॉन्डिंग वी हैव ग्राउंड स्टेट। n = 2 वाली स्टेट को बोला जाता है फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, n = 3 वाली सेकेंड एक्साइटेड स्टेट। ऐसे ऊपर वाली स्टेट्स को एक्साइटेड स्टेट्स बोला जाता है। और फिर यहाँ पे ये लाइनें लगाने का मतलब है स्टेट्स बहुत पास पास आ गई, हम बना ही नहीं सकते, इसलिए ऐसे बना दिया। तो यहाँ पर हमारे पास ये 0 वाली सबसे ऊपर बनाई है, उसके ऊपर कोई स्टेट नहीं है, वैसे वैक्यूम है वो। ठीक है, तो यहाँ पर ये वैल्यूज़ हैं, यहाँ पे यूनिट लिखना ज़रूरी है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है तो ये यूनिट लिख देना, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बाकी ये वैल्यूज़ तो ऊपर जो कैलकुलेट करिए ना, ये वाली, यही सारी वैल्यूज़ यहाँ पे लिखी गई हैं। सबसे नीचे वाली स्टेट की -13.6, फिर -3.4, -1.5 ऐसे। हाँ जी, तो ये स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट ऑफ एच एटम हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं। ठीक है, ये यहाँ पे दोबारा करा हुआ है, मैं वहीं से बता देता हूँ स्पीड कहाँ पे हमने निकाली है, वही आपने बस उतना ही करना है। ये एनर्जी के ऊपर अगर आपको स्पीड पूछा जाए तो आपको जस्ट ये जो हमने ऊपर
आर निकाला था ना रेडियस, हमने अभी क्या करा था, mv²/r को हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के साथ इक्वेट करके पहले रेडियस निकाली थी, फिर दूसरी रेडियस हमने बोहर कंडीशन से निकाली थी। तो यहाँ पर हमने इन दोनों रेडियस के एक्सप्रेशंस को इक्वेट किया था, आपको याद होगा, भी करा हमने। तो इक्वेट करने के बाद जो आपके पास v आया है, मैं आप इसको हाईलाइट कर देता हूँ क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, इसको डब्बे में डाल देते हैं। ये उस इलेक्ट्रॉन की स्पीड है, ठीक है, E²/2ε0 NH, यही फॉर्मूला है स्पीड का। वहाँ नीचे दोबारा करा हुआ है, तो मैं बता देता हूँ वहाँ क्यों करा है। एक फाइन स्ट्रक्चर कांस्टेंट होता है, उसकी डेफिनेशन के लिए करा है, तो अगर एग्जाम में वो आएगा नहीं, इसलिए मैं अभी स्किप कर देता हूँ, अब डिटेल लेक्चर में करवाएंगे, अभी स्किप कर देते हैं। तो स्पीड अगर पूछी जाए, ये यहाँ तक आ सकता है, स्पीड कर देना, ये हो ही जाएगा जब आप डेरिवेशन करोगे, उसके साथ अपने आप हो जाएगा स्पीड वाला काम। आगे चलते हैं, फाइन स्ट्रक्चर कांस्टेंट बाद में करेंगे। अब इंपॉर्टेंट काम क्या है नेक्स्ट, स्पेक्ट्रल सीरीज ऑफ हाइड्रोजन एटम, दिस इज़ इंपॉर्टेंट। ये एग्ज़ाम में एक्सप्लेन करने के लिए आ सकती है, कौन सी सीरीज़ में कौन सा रीजन होता है। ये सीबीएसई वाले बच्चों के लिए भी इंपॉर्टेंट है, पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड में भी ये बहुत बार आया क्वेश्चन, तो इसको भी छोड़ के नहीं जाना, ठीक है। तो पहले स्पेक्ट्रल सीरीज़ को डिस्कस करते हैं, होता क्या है स्पेक्ट्रल सीरीज़। तो मैंने आपको बताया ना कि इलेक्ट्रॉन जब ऊपर वाली एनर्जी स्टेट से नीचे वाली एनर्जी स्टेट में जंप करता है, ऐसे गिरता है, तो रेडिएशन छोड़ता है। अब उस रेडिएशन की कुछ फ्रिक्वेंसी होती है, कुछ वेवलेंथ होती है। अब ऊपर वो कितने सारे लेवल हैं, कौन से लेवल से जंप कर रहा है वो इंपॉर्टेंट है। मान लो ग्राउंड स्टेट पे आ रहे हैं, n=2 से 3 से 4 से सारे इलेक्ट्रॉन नीचे जंप कर रहे हैं, तो अलग अलग लेवल से जंप करेंगे तो जो एनर्जी निकलेगी रेडिएशन की वो अलग अलग रहेगी। तो जब ग्राउंड स्टेट पे जंप करते हैं, फाइनल स्टेट जब ग्राउंड स्टेट है, तब एक स्पेक्ट्रल सीरीज बनती है। फिर जब फाइनल स्टेट अगर सेकंड वाली है, ग्राउंड के ऊपर फर्स्ट सेकंड स्टेट है, अगर वो है आपकी फाइनल स्टेट जहाँ पे वो इलेक्ट्रॉन गिर रहे हैं, तो फिर कोई दूसरी सीरीज बनती है, तो वो यहाँ पर है बेसिकली। तो इसको बनाने के लिए हम क्या करते हैं, हम स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम भी बोलते हैं, इसको याद रखना, इसको स्पेक्ट्रम भी बोला जाता है। तो इसके लिए पहले हम ना किसी गैस को, अटोमिक गैस, जब हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन गैस को हम वेपर फॉर्म में लेके जाते हैं लो प्रेशर पर, फिर उसमें से इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं। तो जो इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं तो उससे जो इलेक्ट्रॉन्स एक्साइट हो जाते हैं, एक्साइट होकर अब्जॉर्ब होते हैं, तो कुछ रेडिएशन अब्जॉर्ब होते हैं उसमें। तो द पैटर्न ऑफ दीज आर कॉल्ड एमिशन स्पेक्ट्रम। फिर वो जब ग्राउंड स्टेट में आते हैं ना, तो फिर वो रेडिएशन छोड़ते हैं, उसको एमिशन स्पेक्ट्रम बोला जाता है, पढ़ लेना थोड़ा सा, मेन यहाँ से शुरू होता है। तो स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम कंसिस्ट ऑफ 5 स्पेक्ट्रल सीरीज, 5, लेमन, बाल्मर, पाशन, ब्रैकेट, फंड। इसको याद ऐसे करना है, देखो, लो, बीपी, बीपी, बीपी है ब्लड प्रेशर, लो है, ठीक है, 2 बार। तो लो मतलब लेमन, फिर पहला बीपी बाल्मर, पाशन, ब्रैकेट, स्पेलिंग यहाँ से देख लेना, फंड पी से शुरू होता है इसलिए मैंने पी लिखा है, वैसे बोलते हैं फंड है लेकिन पी से शुरू होता है। तो इस सीक्वेंस में इसको याद रखना है। अब इसके बाद क्या याद रखना है, सेम सीक्वेंस में ध्यान देना। देखो, फाइनल क्वांटम नंबर इंपॉर्टेंट है। ये क्या है फाइनल क्वांटम नंबर, अभी बताता हूँ। फाइनल क्वांटम नंबर उस स्टेट का नंबर है, एन लिखा था ना 1 2 3 4 5 लेवल्स के लिए, जिसमें फाइनली इलेक्ट्रॉन आके गिर रहा है, उसका क्वांटम नंबर NF है। ये इंपॉर्टेंट है, तो बस ये याद कर लो, बाकी सब हो जाएगा। लेमन के लिए फाइनल क्वांटम नंबर 1 होगा ग्राउंड स्टेट, बाल्मर के लिए 2 होगा, पाशन के लिए 3 होगा, ब्रैकेट के लिए 4 होगा, और फंड के लिए 5 होगा। फाइनल वाला क्वांटम नंबर। इनिशियल मतलब जहाँ से इलेक्ट्रॉन गिरा, जहाँ से उसने जंप करा, वो इनिशियल क्वांटम नंबर, अभी समझ आएगा सारा। वो कौन सा होगा फिर, जैसे हम लेमन की बात कर रहे हैं, उसके लिए फाइनल तो 1 है, इनिशियल क्या होगा, इनिशियल फिर 2 3 4 5 6, 1 के बाद क्या आता है 2, तो 2 से स्टार्ट होगा और इन्फिनिटी तक जाएगा। बाल्मर के लिए फाइनल 2 है, इनिशियल क्या होगा 3 4 5, 3 से शुरू होगा। फिर उसके बाद आ गया पाशन, पाशन के लिए फाइनल 3 है, लेकिन इनिशियल क्या होगा 4 से शुरू होगा, 4 5 6। मतलब जो इनिशियल क्वांटम नंबर होता है वो हमेशा NF+1 से शुरू करना है और उसको इन्फिनिटी तक ले जाना है। बस ये मेन, इतने से चार्ट में सारी कहानी खत्म होगी। अब इसको पुट कहाँ करना है ये हमें देखना है। तो पहले हमें एक्सप्रेशन बनाना है जिसमें हमने ये चीज़ें पुट करनी है। तो एक्सप्रेशन कैसे बनाएंगे थोड़ा पढ़ लेते हैं, अब रीड कर लेते हैं। कंसीडर एन इलेक्ट्रॉन जम्प्स फ्रॉम हायर एनर्जी स्टेट विद क्वांटम नंबर Ni। इनिशियल क्वांटम नंबर हायर एनर्जी स्टेट का है, ऊपर वाली का, नीचे वाली का NF है, Ni टू द लोअर एनर्जी स्टेट विद क्वांटम नंबर NF। तो Ni से NF में गिरा। बाय बोहर्स थर्ड पोस्टुलेट द डिफरेंस ऑफ एनर्जी बिटवीन 2 स्टेट्स, अभी हमने ऊपर लिखा था, अपीयर एज फोटोन ऑफ फ्रीक्वेंसी न्यू। तो वो फोटोन की फॉर्म में कहता है, वो डिफरेंस निकलता है बाहर। तो हम इक्वेशन लिखेंगे H न्यू इज इक्वल टू दोनों एनर्जी लेवल्स का डिफरेंस। E के पैर में Ni लगाया, मतलब इनिशियल एनर्जी, ये फाइनल।
अब यहाँ ई एन पुट करेंगे, तो पीछे जो हमने फॉर्मूला करा था उस फॉर्मूले को पहले हम यहाँ लिखें। ये फॉर्मूला आप याद करो, पहले भूल जाओ सब, इधर आ जाओ। -me⁴ अपॉन 8 सबका स्क्वायर, नीचे सबका स्क्वायर, किस किस का, एप्सिलॉन नॉट का, h² का और n²। ये फॉर्मूला था पीछे। इसी फॉर्मूले में हमने यहाँ पर n की जगह एक बार ni लगा दिया और उसी n की जगह एक बार nf लगा दिया। बाकी सारा फॉर्मूला सेम है। और माइनस साइन है यहाँ पे, इस वजह से यहाँ प्लस बन गया, यहाँ माइनस ही रहेगा, यहाँ प्लस बन जाएगा क्योंकि एक माइनस यहाँ भी है। समझ आ गई इतनी बात। अब इसमें से कॉमन बाहर निकाल लो चीज़ें, ये प्लस वाली टर्म आगे लिख लो, कॉमन सारे बाहर निकाल लो और ये फॉर्मूला बनेगा। तो अंदर बचेगा ये प्लस वाला मैंने पहले लिखा 1/nf² माइनस 1/ne²। तो आई होप आपको इतना समझ आ गया। अब इस फॉर्मूले को थोड़ा सा मॉडिफाई करना है। ये वाला फॉर्मूला कैसे मॉडिफाई करना है ये भी याद रखना। एच है ना यहाँ पे जो लगा हुआ, उसको नीचे लेके आएंगे। पहले तो स्क्वायर था, अब एच का क्यूब हो गया नीचे, ठीक है, ध्यान दो। न्यू को क्या पुट करना है, c/λ। ये बेसिक रिलेशन है, फ्रिक्वेंसी और वेवलेंथ में ये रिलेशन होती है, न्यू इज इक्वल टू c/λ पुट कर देना। फिर इस c को भी नीचे ले आना भाई साहब, तो ये c यहाँ आ गया। 1/λ जो है उसको हमें फाइंड करना, इसको बोलते हैं वेव नंबर। ये वेवलेंथ नहीं है, इसका रेसिप्रोकल होता है वेव नंबर, इसको न्यू बार से भी डिनोट करते हैं। ये जितना भी कांस्टेंट है, ये सब कांस्टेंट है चीज़ें, उसको आर बोल देते हैं, रिडबर्ग कांस्टेंट। ये बस लिख देना पेपर में, दिस इज कॉल्ड रिडबर्ग कांस्टेंट। रिडबर्ग कांस्टेंट का वैल्यू भी याद कर लेना, 1.097, 1 भी बोल सकते हैं, 10⁷ मीटर इनवर्स, क्योंकि 1/λ है चल रहा, तो ये मीटर इनवर्स इसके यूनिट्स आएंगे। तो पहले आपको स्पेक्ट्रल सीरीज़ को ड्रॉ करने के लिए, अभी हम ड्रॉ करेंगे, अभी हमने सिर्फ बताया कि ये 5 तरह की सीरीज़ होती है भाई साहब, जिसमें ये 2-4 लाइनें लिखने के बाद आपने ये वाला फॉर्मूला ड्राइव करा है रिडबर्ग कांस्टेंट वाला। अब इसमें हमने वैल्यूज पुट करनी है। ये क्या है, अगर एग्जाम में बोला जाए, एक्सप्रेशन फॉर वेव नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन व्हेन इट जंप फ्रॉम आउटर टू इनर ऑर्बिट यूजिंग बोहर मॉडल। अब सारी सीरीज़ है जो मैं आपको बता रहा था, ये डायग्राम हमें बनाना है। ये आपको अभी स्क्रीन पे नज़र आ रहा है, थोड़ा छोटा कर देते सारा नज़र आए। ये डायग्राम आपको बनाना है। लेमन सीरीज़ में क्या लिखा गया है, देखो मैंने जो बताया था वही है। व्हेन इलेक्ट्रॉन जम्प्स फ्रॉम एनी हाई एनर्जी लेवल टू ग्राउंड स्टेट मतलब n1, वी गेट लेमन सीरीज़। फिर आपको बताना है इस सीरीज़ में द रेडिएशन ऑफ दिस सीरीज़ लाई इन अल्ट्रा वायलेट रीजन। फिर आपको ये रीजन याद करना है, मैंने लिखा हुआ है साथ में, देखो यहाँ ये बनाया है अल्ट्रा वायलेट, ये पहले के लिए है। तो कहता है जब ऊपर वाले किसी भी स्टेट से इलेक्ट्रॉन जंप करे लेकिन फाइनली वो कहाँ गिरे, ग्राउंड स्टेट में। ये सब ग्राउंड स्टेट में गिर रहे हैं, देखो ऊपर से आ रहे हैं पर ग्राउंड स्टेट में गिर रहे हैं, ये हमारी ग्राउंड स्टेट है, तो वो लेमन है। देखो यहाँ पर मैंने नीचे भी लिखा लेमन। इसके लिए मैं अब एक और चीज़ ऐड करता हूँ ताकि आपको याद रहे। लेमन के साथ हम NF इज इक्वल टू 1 बोल देते हैं और NI तो ऊपर से फिर शुरू कर दो 2 3 4 5। दूसरा पॉइंट बाल्मर सीरीज़। अच्छा यहाँ ना पुट करके भी दिखाया, ये जो हमारा न्यू बार का फॉर्मूला पीछे निकाला था ना, ये 1/λ, इसको न्यू बार भी बोलते हैं वेव नंबर, उसमें पुट करके भी दिखाया। फाइनल को 1 पुट कर दिया, इनिशियल को आपने सिंपली NI रहने दिया और बता दिया ये NI 2 3 4 5 कुछ भी हो सकता है। बस इतना भी लिख दोगे काम ठीक है, आगे वाली कैलकुलेशन मत करना। समझ आ रही है तो लिख देना। बाल्मर सीरीज़ में क्या करना, बाल्मर में वो कह रहा है व्हेन इलेक्ट्रॉन जम्प्स फ्रॉम एनी हाई एनर्जी लेवल टू सेकंड स्टेट, या इसको बोलते हैं फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, वी गेट बाल्मर सीरीज़। ये देखो ये बाल्मर है। अब इसमें देखो इलेक्ट्रॉन नीचे नहीं आ रहे, कहाँ जा रहे हैं, इस स्टेट में। ऊपर से आ रहे हैं बट जा किस में रहे हैं, इसको बोलते हैं सेकंड स्टेट या फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। इसके लिए भी ऐड कर देते हैं यहाँ पे, इसके लिए NF2 रहेगा। फिर पाशन आ जाएगा, सेम चीज़ लिखनी है, इसके लिए NF3 रहेगा, इसके लिए NF4 रहेगा, इसके लिए NF5 रहेगा। बस ये डायग्राम अगर आपने बना दिया स्पेक्ट्रल सीरीज़ का, पूरे नंबर आ जाएंगे। रीजन भी साथ में याद रखने हैं, मैं हाईलाइट कर रहा हूँ जो आपको चीज़ें याद रखनी है। आपको याद रखना है कि जो लेमन है वो अल्ट्रा वायलेट में है, जो हमारी बाल्मर है वो हमारी विजिबल में है, जो हमारी पाशन है वो इंफ्रारेड में है, जो ब्रैकेट है और जो फंड है वो फार इंफ्रारेड में है। दोनों ब्रैकेट और फंड दोनों ही फार इंफ्रारेड में है। तो ये आपको साथ में याद रखना है। और जहाँ जहाँ आप इस पैराग्राफ में ये चीज़ें लिखेंगे वहाँ वहाँ मैंने बताया हुआ है कि कौन सी सीरीज़ कौन से रीजन में है। आपको भी याद रखना है, ये शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में भी बन सकता है क्वेश्चन, कि एक सीरीज़ का नाम दे देंगे, नीचे 4 ऑप्शन दे देंगे और आपको पूछेंगे कि ब्रैकेट सीरीज़ बताओ जी कौन से रीजन में होती है, उसमें से जो रेडिएशन निकलते हैं वो किस रीजन में आते हैं। नीचे ऑप्शन दे देंगे अल्ट्रा वायलेट, विजिबल, इंफ्रारेड, फार इंफ्रारेड। तो याद रखना है फार इंफ्रारेड होता है जी ब्रैकेट का। किसका इंफ्रारेड होता है, पाशन का, ठीक है, ये याद रखना है।
और फिर फंड का कौन सा होता है रीजन, वो भी फार इंफ्रारेड होता है। और ये फाइनल क्वांटम नंबर हर चीज़ का हर किसी केस में याद रखना है, हर किसी केस में मैंने लिखा हुआ है फाइनल क्वांटम नंबर, वो आपने हर केस में याद रखना है। ये रहा 3, इसमें 4, इसमें 5, ये सब चीज़ें हो गया, सीरीज़ वाला काम हो गया। बोहर के भी कुछ लिमिटेशंस हैं। ये मॉडल सिर्फ कहता हाइड्रोजन लाइक एटम्स पर ही अप्लाई होता है, ये बड़े एटम्स पर जिसमें ज़्यादा वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो वो वहाँ पे नहीं चलता, हीलियम में नहीं चलता। ये मॉडल जो है हमारा, ये रिलेटिव इंटेंसिटीज़ को एक्सप्लेन नहीं कर पाया एच एटम की। अभी जो सीरीज़ होती है ना, उसमें ये भी होता है कि कोई लाइन जो है वो ज़्यादा इंटेंस होती है, किसी सीरीज़ में ज़्यादा इंटेंस मिलती है इंटेंसिटी, किसी में कम मिलती है, वो इंटेंसिटी नहीं एक्सप्लेन कर पाता ये वाला मॉडल। फिर इसके बाद और मॉडल्स आए, वो आपके सिलेबस में नहीं है। और लास्ट है, इट डज़ नॉट एक्सप्लेन द फाइन स्ट्रक्चर। अब हाइड्रोजन की फाइन स्ट्रक्चर भी होती है, वो भी लेवल्स की स्प्लिटिंग होती है, स्पिन ऑर्बिट कपलिंग, स्पिन ऑर्बिट इंट्रैक्शन बोलते हैं, वो भी आपके सिलेबस में नहीं है। तो उस वजह से फाइन स्ट्रक्चर बनती है, वो स्पेक्ट्रल सीरीज में भी जो लाइन्स है ना टूट जाती हैं और फर्दर, तो वो भी नहीं करता। इट डज़ नॉट एक्सप्लेन वाई टू टेक सर्कुलर ऑर्बिट्स, उसमें सर सर्कुलर ऑर्बिट्स की बात हो रही है, वो भी नहीं करता। तो यहाँ पर हमारा चैप्टर जो है ये ख़त्म होता है। इसमें से कौन कौन से क्वेश्चंस ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं मैं फिर से बता देता हूँ, अच्छे से उनको याद कर लेना। 3 मार्क्स के लिए एक्सप्लेन पोस्टुलेट्स ऑफ बोहर्स मॉडल ऑफ एच एटम, सिंपली एटम भी लिखा हो सकता है, एंड फाइंड एक्सप्रेशन फॉर एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एच एटम। इसी के साथ ये भी लिखा हो सकता है, ऑल्सो शो दैट द इलेक्ट्रॉन कैन ओनली हैव discrete values of energy in H atom। और ऐसे ही रेडियस के साथ भी, इलेक्ट्रॉन कैन ओनली हैव डिस्क्रीट वैल्यूज ऑफ रेडियस इन एच एटम, तो वही सेम चीज़ है। वेलोसिटी में भी डिस्क्रीट आ रहा है, एन आ रहा है, रेडियस में भी एन स्क्वायर आ रहा है, एनर्जी में भी नीचे एन स्क्वायर आ रहा है, तो वही पूछा जा रहा है कि भाई एन पे डिपेंड करता है, इंटीजर पे। ये 3 मार्क में है। और 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, एक्सप्लेन रदरफोर्ड अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, जो सबसे पहले बताया था। सिर्फ एक्सपेरिमेंट को एक्सप्लेन करो, ठीक है। उसमें वो ग्राफ बना देना, बैक स्कैटरिंग वगैरह बना देना, ठीक है। 2 मार्क्स में ये दूसरा क्वेश्चन है, ठीक है। 2 मार्क्स में हमारे पास यहाँ पे कौन सा क्वेश्चन आ सकता है, बोहर की क्वांटाइजेशन कंडीशन, छोटी सी जो बताई थी। और फिर 3 मार्क्स में एक और क्वेश्चन है, स्पेक्ट्रल सीरीज, जो अभी मैंने बताया कराया है ना। ड्रॉ एनर्जी लेवल डायग्राम, सिर्फ ड्रॉ करने के लिए बोल रहा है, तो आपने सिर्फ बना देना है, डायग्राम ऑफ एच एटम एंड एक्सप्लेन ऑल द स्पेक्ट्रल सीरीज। स्पेक्ट्रल सीरीज लेमन बाल्मर पार्शन ब्रैकेट फंड LBPBB series on the diagram using Bohr's theory of atom। 2 मार्क में लिमिटेशंस किसके इंपॉर्टेंट है, रदरफोर्ड के। ये 5वां, लिमिटेशंस ऑफ रदरफोर्ड मॉडल, ठीक है। तो ये मेन मैंने कुछ चीज़ें बताई हैं जो आपको ज़रूर करके जानी चाहिए, और इसके अलावा सारा चैप्टर भी प्रिपेयर करना चाहिए। देखो 1 घंटे की वीडियो बनी है हमारी, 2 घंटे और लगा लो। जो इस वीडियो में सुना है, नोट्स में PDF इस लेक्चर की डिस्क्रिप्शन में डालूंगा, वहाँ से डाउनलोड कर लो ये सेम नोट्स, और उनको अच्छे से याद कर लो। ये 1-2 छोटे छोटे क्वेश्चन और हैं, एक्साइटेशन पोटेंशियल क्या होता है, डेफिनेशन आयोनाइजेशन पोटेंशियल क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल का डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, ये पढ़ लेना अगर टाइम मिले तो। एक मैं ना CBSE वाले बच्चों के लिए डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच करवा देता हूँ,
तो कर लेते हैं डिस्कस। तो क्या होता है, जैसे ये न्यूक्लियस है ना, तो यहाँ से अल्फ़ा पार्टिकल्स आ रहे हैं, तो एक डिस्टेंस होता है, जैसे ये अल्फ़ा पार्टिकल आया, इसके बाद आगे नहीं जा पाता क्योंकि ये इसको रिपेल कर रहा है। यहाँ पर भी पॉजिटिव चार्ज है गोल्ड फॉइल में, इधर से अल्फा पार्टिकल पॉजिटिव चार्ज ऐसे जाता है, जाके वो रिपेल करता है, तो एक जगह पर ये रुक जाता है या मुड़ जाता है, रुक के मोमेंटली मुड़ जाता है। तो वो जो डिस्टेंस क्लोजेस्ट अप्रोच है वो एटम की रेडियस का भी एस्टिमेशन था, सॉरी वो न्यूक्लियस की रेडियस का भी एस्टिमेशन था, एटम नहीं न्यूक्लियस की रेडियस। तो वो हमें इसमें करना है। तो क्या होता है, यहाँ पे किनेटिक एनर्जी है, जा रहा है, किनेटिक एनर्जी धीरे धीरे कम होगी क्योंकि ये इसको रिपेल कर रहा है, तो किनेटिक एनर्जी धीरे धीरे कम हो रही है, लेकिन पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रही है। पोटेंशियल एनर्जी दोनों पे चार्ज है ना, तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, K Q1 Q2/R, ये पोटेंशियल एनर्जी है। के इसमें बता देता हूँ, मैं बार बार लिखता नहीं होता इसलिए के बोल देता हूँ, 1/4πε0 है। और किनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, ½ mv²। तो जहाँ पर ये किनेटिक एनर्जी पोटेंशियल के बराबर हो जाएगी, जहाँ पर सारी किनेटिक पोटेंशियल में कन्वर्ट हो जाएगी, ऐसे बोला जाता है, तो वहाँ पर वो थोड़ा रुकेगा और फिर वापस जाएगा, उसको बोला जाता है डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। तो इसको ड्राइव करना बहुत आसान है, ये पढ़ लेना जो मैंने बताया उसमें लिखा हुआ है। एक्सप्रेशन ड्राइव करना यहाँ से शुरू होता है और बड़ा आसान है कि कैसे होगा, तो मैं बता देता हूँ। ये मैंने अभी जैसे यू लिखा, किनेटिक पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला, अब इसमें चार्जेस पुट करने हैं। Q1 चार्ज हमारा अल्फ़ा पार्टिकल का चार्ज है, जिसमें 2 प्रोटॉन होते हैं, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था, वो 2e रहेगा। और Q2 चार्ज हमारा गोल्ड के न्यूक्लियस का चार्ज है, जो हमने ZE लिखा है, Z बाद में हम एटॉमिक नंबर पुट करेंगे गोल्ड का, तो ये ZE लिखा है। और डिस्टेंस को हमने R0 लिखा है, जो पास जा रहा है। तो ये पोटेंशियल एनर्जी हो गई हमारी सारी, इसको आपने किनेटिक के इक्वेट करना है बस। वो के वहाँ पर वही है, 1/4πε0, के वही है, बस इसको इक्वेट करके यहाँ से R0 निकाल लो, हो गया डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। बाकी चीज़ें एक साइड पे ले जाओ, के को मैंने देखो अब यहाँ पुट भी कर दिया 4πε0, तो वो 4 कट जाएगा और बाकी ये फॉर्मूला बन गया हमारा। तो ये एक्सप्रेशन आ गया डिस्टेंस ऑफ क्लोज्ड अप्रोच। अब ये जो R0 है ना, ये न्यूक्लियस की रेडियस का भी एस्टिमेट है, क्योंकि हम ये मानेंगे ना कि वो न्यूक्लियस के पास जा रहा है और कहीं से मुड़ गया, अंदर नहीं जा पा रहा, तो मतलब हाँ न्यूक्लियस है। तो वो अब निकाल सकते हैं हम, R0 की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। कैसे, ये कुछ पैरामीटर हैं जो याद रखने हैं। ई चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन आपको पता है, याद कर लिया होगा अब तक। तो ε0 अभी आया था, वो भी आपने वैल्यू याद करनी है। किनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल भी आपको यहाँ पे जाउल में पुट करनी है। तो पहले याद रखना कि इसमें किनेटिक एनर्जी अल्फा पार्टिकल की हम 7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास लेते हैं, 7 भी ले सकते हैं, 7.7 ले ली। उसको जाउल में कन्वर्ट करना है, तो 10⁻⁻19 1.6 10⁻⁻19 ये इलेक्ट्रॉन की वैल्यू है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब मेगा की भी वैल्यू, मेगा 10⁻6 होता है, वो भी लिखा, सॉल्व करा, ये वैल्यू आ गई, यहाँ पुट करा, तो ये डिस्टेंस इतना आया। इसमें Z नहीं पुट करा, अभी Z ऐसे ही चल रहा है। अब Z को नीचे पुट करा गोल्ड फॉइल के लिए, तो Z पुट करने के बाद 30 फर्मी के अराउंड आया। तो ये जो है, ये रेडियस ऑफ गोल्ड न्यूक्लियस है 30 फर्मी। तो यहाँ से एस्टिमेट लगा था, 10⁻⁻15 को फर्मी बोला जाता है, तो यहाँ से एस्टिमेट लगा था कि जो न्यूक्लियस का साइज़ है वो 10⁻⁻15 मीटर के आसपास है। तो ये आप एक डिस्टेंस ऑफ क्लोज अप्रोच भी ऐड कर लेना। तो अब आपका ये पूरा एटम्स का चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। मैंने जल्दी से जल्दी समझाने की कोशिश करी है ताकि एग्ज़ाम्स में टाइम कम है, रिवाइज हो जाएं चीज़ें, समझ आने जितनी चाहिए, और फिर आप उसको याद कर लो। ठीक है, आपने अगर पहले ही प्रिपेयर कर रखा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो फिर आप इसको अच्छे से डिटेल से कर सकते हो। सो टुमारो वी विल डू न्यूक्लियस। ठीक है, आज हमने एटम्स कर लिया, अभी आज आप एटम्स ही याद कर लो, बहुत है। कल हम न्यूक्लियस करेंगे डिस्कस। इसको करने के बाद ना थोड़ा जो आपके पास कोई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर होता है या कोई गेस्ट पेपर होता है, पहले नोट से लर्न कर लो चीज़ें, फिर वहाँ से कुछ क्वेश्चंस पढ़ लेना जो हमारी स्टेटमेंट्स होती हैं। क्वेश्चंस को पढ़ने से पता चल जाता है कि किस में क्या करना है, तो ये इस तरह से तैयारी होती है। ठीक है, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।